हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पाइनियर। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ेंगे। हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके बारे में मतलब इसकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इसके थ्रू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आ जाता है फिजिकल केमिस्ट्री का ये। इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ गया तो डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। ठीक है। नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम। क्वेश्चन की बात करूँ, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। तो आपको कंडक्टिविटी का अगर फॉर्मूला पता होगा तो कंडक्टिविटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कंडक्टिविटी को। ठीक है। के से रिप्रेजेंट करते हैं कंडक्टिविटी को। के मतलब कापा होता है इसके अंदर। के का मतलब होता है कापा। और के को भी मैं कैसे लिखता हूँ, वन अपॉन रो। क्या होता है, वन अपॉन रो होता है। वन अपॉन रो की अगर मैं बात करूँ तो वन अपॉन रो को कैसे लिखते हैं, रो को क्या लिखते हैं, रो को आर बाय आर इंटू ए एल बाय, ये इस तरीके से हम रो को भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी जो है कंडक्टिविटी की ये आ जाएगी, क्या आ जाएगी, फॉर्मूला आ जाएगा। तो इसका हमारा जो ये रहता है, क्या कहते हैं, एसआई यूनिट क्या रहती है इसकी। एसआई यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो इसकी एसआई यूनिट होती है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। क्या होती है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और ओम इनवर्स को ही क्या हम जानते हैं, साइमन। ऊपर ओम्स को साइमन कहते हैं, क्या कहते हैं, सीमैन कहते हैं, सीमैन। तो इसका क्या आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन आएगा सीमन मीटर इनवर्स, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ। हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन आपको देखने को मिलेगा तो किसके तरह से, इलेक्ट्रॉन का जो है आयंस के अंदर कंडक्शन देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रिक कंडक्शन जो है हमारा आयंस करता है। क्या करता है हमारा, इलेक्ट्रिक कंडक्शन करता है आयंस। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक कंडक्शन हमारा आयंस करता है। ठीक है। और हमारा इलेक्ट्रॉन होगा मेटेलिक कंडक्शन करता है। क्या करता है, मेटेलिक मेटेलिक कंडक्शन करता है इलेक्ट्रॉन हमारा। ये चीज पता होनी चाहिए। और अभी अगर मैं एटम्स की बात करूँ तो एटम्स तो आपको बताइए कि क्या है, एटम्स 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 होते हैं। इलेक्ट्रॉन एज वेल एज आयन, दोनों इलेक्ट्रॉन और एज वेल एज आयन की अगर मैं बात करूंगा तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। क्या देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन देखने को आपको मिलेगा। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन की। तो मेरा आंसर क्या जाएगा, फोर्थ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आर दोस विच, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं जिनके अंदर कंडक्टिविटी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी डिजॉल्व इजीली रेडिली इन वाटर डिजॉल्व इनटू द आयंस एट अ हाई डाइल्यूशन के ऊपर आपको डिजॉल्व होते हुए दिखेंगे कि ये नहीं। और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग और वीक हो तो कंडक्टिविटी यहाँ पे अगर हमें प्रेजेंटेड डिसोल्यूशन इन हाई डाइल्यूशन तो आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देखने को मिलेंगे। तो ये चीज आपका पता होना चाहिए कि आपको कंप्लीटली डिसॉल्व इन वन डिसोसिएटेड इनटू द आयंस, कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू द आयंस में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन कौन शो करता है। तो उसके अंदर डिक्रीजिंग डायल्यूशन होना चाहिए, ये नहीं होगा, डिसोसिएशन इन आयंस में हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं हम। नेक्स्ट की द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ऑफ द सॉल्ट सॉल्यूशन इन वाटर डिपेंड्स ऑन। तो अगर मैं इलेक्ट्रिकल कंडक्शन शो कर रहा हूँ हमारे सॉल्ट के अंदर, सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर वाटर में, तो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की अगर मैं बात करूँ सॉल्ट सॉल्यूशन में इन द वाटर डिपेंड्स ऑन द, किसके ऊपर डिपेंड करता है, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है, एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, और साइज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर आ जाएगा। इलेक्ट्रिक कंडक्शन ऑफ द सॉल्ट सॉल्यूशन इन वाटर डिपेंड्स ऑन द ऑल ऑफ दिस आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करें, सेल कांस्टेंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सेल हैविंग द टू इलेक्ट्रोड ऑफ द एरिया ए प्लेस एट डिस्टेंस एल एक्सप्रेस एज, मतलब ये दो कुछ है एल डिस्टेंस के ऊपर प्रेजेंट है और इनकी सेल कांस्टेंट की हमारी बात की रही है। तो आपको पता है ना सेल कांस्टेंट क्या होता है, हमारा सेल कांस्टेंट की बात करें यहाँ पे, सेल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है हमारी, एल बाई ए होती है ना, क्या होती है, एल बाई ए देखने को मिलेगा। तो ये हमारा सेल कांस्टेंट आ जाएगा। सेल कांस्टेंट का अगर मैं बताऊं आपको, सेल कांस्टेंट को हम जी नॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जी स्टार से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए और ये चीज आपको पता होनी चाहिए, एल बाई ए से लिखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम कंडक्टिविटी ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कंडक्टिविटी ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा उसकी कंडक्टिविटी हमेशा ही डिक्रीज करेंगी, डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन। तो अगर आप डाइल्यूशन करोगे तो उसकी कंडक्टिविटी कोई भी हो, स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, तो उसकी क्या होगी, डिक्रीज ही होगा। डाइल्यूशन अगर आप हमेशा कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी ऑन डाइल्यूशन। आप जब डाइल्यूशन करोगे सॉल्यूशन का तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, वीक हो या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो। नेक्स्ट बात करते हैं, द वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक कंडक्शन इज इक्वल टू द कंडक्शन ऑफ द सॉल्यूशन व्हेन। तो स्पेसिफिक कंडक्शन की जो हमारी वैल्यू होती है, स्पेसिफिक कंडक्शन की अगर बात करें तो स्पेसिफिक कंडक्शन को हम कंडक्टिविटी बोलते हैं कापा। तो कापा की वैल्यू इक्वल टू द कंडक्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो कापा की वैल्यू क्या लिखते हैं हम, वन अपॉन आर इंटू एल बाई ए, ये होता है। और एल बाई ए आपको पता है कि अभी हमने देखा था सेल कांस्टेंट हो जाता है हमारा, के इज इक्वल टू जी, जी आ जाएगा। ठीक है, जी आ जाएगा। और उसके बाद वन बाय आर की वैल्यू हम जी कंडक्टेंस बोलते हैं इसको, एल बाई ए को जी स्टार बोलते हैं। तो जी स्टार पता होनी चाहिए। तो क्या हो जाता है, सेल कांस्टेंट बोलते हैं इसको, और ये हमारा कंडक्टेंस हो जाता है, क्या हो जाता है, कंडक्टेंस हो जाता है ये।
कंडक्टेंस हो जाता है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो हमारी इन दोनों की जो वैल्यू है इक्वल कब आएगी, जब हमारा जो ये सेल कांस्टेंट है क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तब हमारी ये जो वैल्यू है 1 हो जाएगी, तब जाके ये दोनों सेम आ जाएंगे। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो सेल कांस्टेंट हैव द यूनिट, तो सेल कांस्टेंट की यूनिट की बात करूंगा तो सेल कांस्टेंट की यूनिट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाती है। तो सेल कांस्टेंट कैसे होता है, हमारे L/A होता है, तो इसमें सेल कांस्टेंट की यूनिट होती है सेंटीमीटर इनवर्स हो जाती है, क्या हो जाती है, सेंटीमीटर इनवर्स हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की, द फैक्टर व्हिच इन्फ्लुएंस द कंडक्शन ऑफ द सॉल्यूशन, तो ऐसा कौन सा फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है कंडक्शन ऑफ द कौन सा कंडक्शन ऑफ द सॉल्यूशन, तो हर एक फैक्टर इंक्लूड करता है, जैसे सॉलिड सॉलिड का इंटरेक्शन भी कंडक्शन में मदद करता है, इन्फ्लुएंस करता है, सॉलिड सॉल्वेंट का भी आ जाता है, टेम्परेचर भी आ जाता है, और क्या आ जाएगा हमारा ऑल ऑफ दिस आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा ऑल ऑफ दिस आंसर, ऑल ऑफ द अबव आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट बात करते हैं करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट हुज सेल कांस्टेंट इज ए एंड रेजिस्टिविटी इज एक्स, तो आपको पता होना चाहिए, अगर करेक्ट एक्सप्रेशन अगर मैं बात करूं कंडक्टेंस की, तो उसकी इलेक्ट्रोलाइटिक का सेल कांस्टेंट कैसा ए है और रेजिस्टिविटी कैसा है इसके अंदर एक्स है, तो ये पता होना चाहिए। सेल कांस्टेंट की सेल कांस्टेंट को मतलब ये ए किसको कह रहा है, L/A को कह रहा है, L/A को ए कह रहा है, और रेजिस्टिविटी किसको कह रहा है, रेजिस्टिविटी क्या होती है हमारी, रेजिस्टिविटी को क्या कह रहा है, एक्स कह रहा है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और आपको क्या पूछ रहा है, एक्सप्रेशन ऑफ द कंडक्टेंस, कंडक्टेंस की एक्सप्रेशन मेरे को यहाँ पे पूछ रहा है, तो कंडक्टेंस की एक्सप्रेशन अगर मेरे को यहाँ पे पूछ रहा है, मतलब मेरे को कंडक्टेंस मतलब जी की वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है, तो जी की वैल्यू क्या होती है, 1/r होती है, क्या होती है 1/r होती है, ठीक है, और 1/r अगर r होती है तो कंडक्टेंस कंडक्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/r को क्या लिख सकता हूँ मैं, x लिख सकता हूँ, 1/r को मैं x लिख सकता हूँ, ठीक है। और एक और चीज आ जाती है यहाँ पे, सेल कांस्टेंट की वैल्यू भी हमें a दे रखी है, सेल कांस्टेंट की वैल्यू हमें a दे रखी है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हमें g और a के टर्म्स में निकालना है आंसर, ठीक है ना, ऐसा तो बात करा है ना। कंडक्टेंस की ये स्टार नहीं होगा भाई, यहाँ पे स्टार नहीं होगा। तो एक्सप्रेशन करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर द कंडक्टेंस, कंडक्टेंस का मेरे को करेक्ट एक्सप्रेशन चाहिए, तो 1/r आ गया, 1/r को 1/x भी लिख सकता हूँ, पर मेरे को a के टर्म्स में भी सेल कांस्टेंट a है ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट हुज सेल कांस्टेंट इज a, जिसका सेल कांस्टेंट a है तो वो भी देखना है मेरे को। तो सेल कांस्टेंट a है तो मैं अगर r को क्या लिख सकते हूँ, r को मैं ये रो L/A भी लिख सकता हूँ मैं। r की वैल्यू अगर मैंने देखा आपको बता दी होगी, रेजिस्टेंस की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, रो L/A आ जाएगी आर की वैल्यू, तो आपको पता होगी। और आपको क्या बोला है यहाँ पे, इस पे कंडक्शन रेजिस्टिविटी की बात कर रहा है, तो ये रेजिस्टिविटी की एक्स वैल्यू दे रखी है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं दे रखी, ये गलत बोल दिया मैंने, यही चीज यहाँ पे कंफ्यूजन करती है, यही चीज आपको डुबाएगी, मैं जैसे हमने इस क्वेश्चन में मेरे को डुबा दिया इसने। इस तरीके से अगर मैं बात करूँ तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू दे रखी एक्स और आर की वैल्यू हमारी नहीं दे रखी, आर को मेरे को ये रेजिस्टिविटी में कन्वर्ट करने वाला। अगर मैं डायरेक्ट होता तो आप बोल रहे हो ये आंसर क्यों ठीक नहीं कर रहा है, ये आंसर ठीक नहीं होगा क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं दे रखी, रेजिस्टिविटी की वैल्यू दे रखी है। तो रेजिस्टिविटी आर की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे एक्स दे रखा है, और L/A की कितनी दे रखी है, ए दे रखी है, और जी की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 1/r होता है ना, तो एक्स ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा मेरा एक्स ए आ जाएगा, तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा, फोर्थ आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे दे रखा है मेरे को गिवन इज Cu प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Cu दे रहा है हमारा E0, और Cu2 प्लस इलेक्ट्रॉन दे रहा है मेरा ये। जो भी आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, इसके अंदर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोजीशन अगर आपको देखने को मिलेगा, तो आपको सीधा क्या करना है, पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे करता हूँ मैं, इसके ऊपर जगह बहुत सारी है, Cu2 प्लस से आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा Cu प्लस, और Cu प्लस से आपको एक और निकालना है, तो Cu हो जाएगा, ठीक है। इसमें पहले E1 नॉट हो जाएगा मेरा, यहाँ पे भी E2 नॉट हो जाएगा, ये मेरा E2 नॉट हो जाएगा, E2 नॉट, और ये जो है अगर इसको मैं इसमें कन्वर्ट कर दूं तो E3 नॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा E3 नॉट हो जाएगा। तो आपको Cu प्लस 2 इलेक्ट्रॉन की बात की है, तो Cu प्लस, और तो ये हमें E3 दे रखा है, E3 नॉट दे रखा है, Cu2 प्लस से Cu प्लस में जा रहा है, तो ये मेरे को E1 नॉट दे रखा है, तो आपको डायरेक्ट इक्वेशन यहाँ पे बन जाती है E3 इज इक्वल टू E1 नॉट प्लस E3 E2 नॉट। और इसमें एक और चीज भूल जाते हैं जो कि हमें मोल स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट भूल जाते हैं, तो ये चीज आपको भूलना नहीं, N3 यहाँ पे N1 और यहाँ पे N2, थोड़ी सी जगह छोड़नी चाहिए थी मेरे को लिखने की। तो ये समझ में आ रहा है ना, एक और बार लिख देता हूँ मैं, एक और बार लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या जाता है, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपका जो है इस तरीके से हम एक्सप्रेशन शो करते हैं, और इसमें जब वैल्यू डालोगे तो काफी आसानी से आप यहाँ पे आंसर निकाल सकते हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा E3 नॉट N3 स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, उसके बाद N2 N1 E1 नॉट प्लस N2 E2 नॉट हमारा आ जाता है, तो ये चीज पता होनी चाहिए। इसके बाद वैल्यू डाल दो, N2 N3 की बात कर रहा है, यहाँ पे कोई कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने, 2 इलेक्ट्रॉन बात कर रहा है N3 में, तो मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 से इंटू करूंगा मैं, 2 से इंटू करूंगा 0.37 इज इक्वल टू मेरा N1 और E1 कितनी बात कर रहा है, N1 और E1 के N1 ही है, और कितना है 0.53, और प्लस N2 E2 की बात कर रहे हैं, तो N2 E2 में भी N1 है, और E0 हमें निकालना है इसका, ठीक है। तो इससे अगर जब करोगे तो आपको आंसर क्या आएगा आपका, जब आपको इसको करोगे तो आपका E2 नॉट E3 E2 नॉट जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 0.52,
क्या आ जाएगा 5 to 1 आ जाएगा। तो मेरा जो आंसर आ जाएगा फर्स्ट आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस तरीके से हमें करना है। आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनको भी हम इसी तरीके से करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट ई नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें बात कर रहा है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर मैं बता दूं आपको इस तरीके से याद रखना है। एसओपी और एसआरपी की अगर मैं बात करूं तो एसओपी जो होता है, एसओपी होता है हमारा एनोड के ऊपर होता है और इसके अंदर क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है और ये और कैसा होता है रिड्यूसिंग एजेंट होता है। कैसा होता है रिड्यूसिंग एजेंट। ये अगर याद कर लोगे बाकी सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन इन्हीं फॉर्मूले से थ्रू चलते हैं। और एसआरपी क्या होता है मेरा, एसआरपी होता है मेरा कैथोड पे होता है, कैथोड के ऊपर होता है और इसका जो है क्या हो जाता है रिडक्शन होता है, रिडक्शन होता है, रिडक्शन होता है और ये कैसा होता है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अगर आपका प्लस वैल्यू कम हो रहा है, अगर आपको 3 प्लस से 2 प्लस में अगर आप जा रहे हो तो आपका क्या होगा एसआरपी, यहाँ पे क्या हो गया रिडक्शन हो रहा है, तो ये रिडक्शन होता है। और एसओपी क्या होता है आपका ऑक्सीडेशन हो गया होता है। जब आप 2 प्लस से 3 प्लस पे जा रहे हो यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करे तो ऑक्सीडेशन होगा। तो ये चीज आपको याद रखना है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे बता दिया, इसको मैं अभी मिटा देता हूँ, मतलब इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है पर इसको आप अभी थोड़ा सा पॉज करके इसको लिख लेना, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है क्योंकि ये अगर याद नहीं रहेगा आपको तो आपको कुछ भी चीजें यहाँ पे याद नहीं रहेगी। तो प्लीज इसको याद रखने की कोशिश करना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन की। ऑन द बेसिस ऑफ द ई नॉट वैल्यू तो हमें स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना है। तो मेरा जो है यहाँ पे जो है 4 प्लस से 3 प्लस में जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या मेरे को इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, मेरे को ये इसकी वैल्यू क्या दे रखी है मेरे को यहाँ पर, कोई बता सकता है? इसकी वैल्यू मेरे को दे रखी है एफ हमारा ऑक्सीडाइज हमारा जो है एस आर पी दे रखी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो 2 प्लस से 3 प्लस में जा रहा है। 2 प्लस से 3 प्लस क्या हो जाता है मेरा यहाँ पे ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है, यहाँ पे गेन ऑफ यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा एसओपी आ जाएगा, एसओपी देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो एसआरपी आ गई। तो हमारी कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है जिसका एसआरपी होता है। तो इसमें मेरा Fe+3 का एसआरपी मेरे को देखने को मिल रहा है। तो मेरे को Fe3+ का जो है एसआरपी देखने को मिल रहा है। तो मेरा Fe3+ स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखने को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पता है ना एसआरपी में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दिस दे रखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमारी जो एसआरपी होती है, एसआरपी होती है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये आपको पता ही होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ जाता है। तो जिसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज्यादा होगा उसकी जो है आपको स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसका ज्यादा होगा उसकी जिसकी एसआरपी ज्यादा होगी उसकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ज्यादा होगा। तो मेरा आंसर क्या जाएगा फोर्थ, मैग्नीशियम+2 में आप देख सकते हो सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। मैग्नीशियम+2 में नहीं देखने को मिल रहा है, हाँ मैग्नीशियम+2 में देखने को मिल रहा है, सॉरी गाइस। तो हमारा जो मैग्नीशियम+2 है आपको सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, माइनस वैल्यू है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट बात करते हैं रिड्यूसिंग पोटेंशियल ऑफ द वैल्यू ऑफ द गिवन कंपाउंड दे रखी है। यहाँ पे क्या दे रखा है हमको रिड्यूसिंग पोटेंशियल, मतलब रिड्यूसिंग पोटेंशियल दे रखा है। मतलब यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे क्या कर रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। यहाँ पे इसके अंदर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडेशन कर रहा है यहाँ पे। तो ऑक्सीडाइजिंग मतलब एसओपी दे रखी है हमें और एसओपी हमारी रिड्यूसिंग एजेंट के रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है यहाँ पर, रिड्यूसिंग एजेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जिसमें सबसे ज्यादा और एक मिनट गाइस थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया यहाँ पे शायद से। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे जो है 3 प्लस से और 3 प्लस से यहाँ पे जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है वो बताइए मेरे को। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है कि रिडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन हो रहा है। यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है ना, तो रिड्यूसिंग एजेंट है तो एसआरपी होगा। क्या बात कर रहा हूँ, एसआरपी होगा तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये मेरा कैसा होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और मेरे को रिड्यूसिंग पोटेंशियल बताना है। तो अगर ये एसआरपी हो गया तो ये एसआरपी अगर बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर रहा हूँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट आपका नीचे आ जाएगा। जितना एसआरपी ज्यादा होगा उतना रिड्यूसिंग एजेंट कम होगा। तो यहाँ पे आपको रिड्यूसिंग एजेंट आपको पोटेंशियल ज्यादा देखना है। तो किसमें देखने को मिल रहा है एसआरपी सबसे ज्यादा, जिसमें सबसे एसआरपी कम देखने को मिला है उसमें रिड्यूसिंग एजेंट सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। सबसे कम इसमें आपको किसमें देखने को मिल रहा है, सबसे कम एसआरपी मेरे को मैग्नीशियम+2 में देखने को मिल रही है। तो उसका रिड्यूसिंग एजेंट सबसे ज्यादा होगा। तो मेरा आंसर आ जाएगा सेकंड। नेक्स्ट बात करते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट द 25 डिग्री सेल्सियस फॉर द फॉलोइंग हाफ ऑफ द रिएक्शन आर गिवन अगेंस्ट ईच। तो हमें दे रखी है सबकी क्या दे रखी है हमें, यहाँ पे भी एसआरपी, यहाँ पे भी रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे रिड्यूस ऑफ द इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। तो ये एसआरपी दे रखी है हमें, एसआरपी की बात कर रहा है, ये भी हमारी एसआरपी की बात कर रहा है। उसके बाद ये भी हमारी एसआरपी की बात कर रहा है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रहा है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट वही होगा जिसकी एसआरपी सबसे ज्यादा, एसआरपी जिसकी सबसे कम होगी और उसकी ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट सबसे ज्यादा होगा। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो क्या आ गई हमारी एसआरपी किसकी सबसे ज्यादा होगी रिड्यूसिंग एजेंट के हिसाब से, जिसकी एसआरपी सबसे ज्यादा होगी उसका रिड्यूसिंग एजेंट सबसे कम होगा। तो हमें क्या
स्टैंडर्ड क्या बताना है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट जिसकी एसआरपी सबसे कम होगी उसकी रिड्यूसिंग एजेंट सबसे ज्यादा होगा। तो मेरे को Zn जो देखने को मिल रहा है, Zn जो कि हमारा ये Zn की बात करेंगे हम, Zn जो हमारा सबसे ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा क्योंकि इसकी एसआरपी सबसे कम है। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्टैंडर्ड रिडक्शन की। अगर मैं बात करूं तो रिडक्शन Zn Ag Cu आर द दिस देन द रिस्पेक्टिवली आर। तो हमें इसमें बताना है कि इनमें से रिस्पेक्टिवली क्या होगा। तो आपको एसआरपी की सीरीज पता होगी तो Zn Ag और Cu इस प्रकार से आते हैं हमारे। डाउन द ग्रुप अगर इनकी जो एसआरपी जो सीरीज के अंदर आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो आपको एसआरपी क्या होगा, घटते हुए दिखेगा, बढ़ते हुए दिखेगा, सॉरी घटते हुए नहीं बढ़ते हुए दिखेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो इसकी Cu Ag और Zn Ag Cu की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे डाउन द ग्रुप एसआरपी आपको बढ़ते हुए दिखेगा। और उसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूँ तो उसके बाद हमारी क्या आंसर आ जाएंगे। तो हमारा जो Zn है कैन रिड्यूस, हमारा जो Zn है रिड्यूस कर सकता है Ag+2 और Cu- को, सबको इन दोनों को भी रिड्यूस कर सकता है क्योंकि ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की कैन रिड्यूस द Ag+2 एंड Cu2-। ठीक है, तो Zn आ जाएगा हमारा। इस तरीके से आपको याद रखना है, उसकी एसआरपी सबसे ज्यादा होती है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। मैंने गलत लिख दिया क्या, Cu और Ag आएगा यार, वैल्यू भी देख लो, वैल्यू से ही पता चल रहा है Zn Cu Ag इनकी एसआरपी डाउन ऐसे जा रहे हो तो एसआरपी बढ़ रही है, तो Zn इन दोनों को रिड्यूस कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम Cu प्लस से Cu जा रही है, एसआरपी दे रखी है मेरे को, इसमें भी एसआरपी दे रखी है और इसमें भी मेरे को एसआरपी दे रखी है। तो ये चीज हम कर सकते हैं बहुत आसानी से, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन में आपको बताया था कि Cu2 प्लस से आप पहले जाइए Cu प्लस में। ठीक है, और उसके बाद Cu प्लस के बाद Cu आ जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ई नॉट जो कि x1 आ जाएगा मेरे को किसमें Cu प्लस Cu नहीं, x1 ये नहीं है मेरा, सॉरी गलत हो गया, x1 मेरा ये नहीं है, Cu प्लस से C में जा रहा है, तो Cu प्लस से अगर C में जा रहा है तो मेरा ये क्या आ जाएगा, x1 आ जाएगा। और उसके बाद Cu+2 से Cu में जा रहा है तो ये मेरा क्या देगा, x2 दे रखा है, ये x2 दे रखा है और मेरे को इसकी वैल्यू पूछ रखी है। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। तो 2 इंटू x2 करेंगे इज इक्वल टू x1 प्लस और इसका ई नॉट हमें निकालना है। तो मेरा क्या आ जाएगा, 2x2 माइनस x1 इज इक्वल टू ई नॉट आ जाएगा। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो कितना आ गया मेरा, फोर्थ आंसर मेरा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आपको पता होगा ये कैसे लिखा है मैंने, ठीक है ना, पता होगा x2 यहाँ पे ई नॉट और 2 कैसे आ गया, इनका इलेक्ट्रॉन का इंटू करते हैं, n1 इंटू E1 प्लस n2 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू n3 इज इक्वल टू E3। ठीक है, इस तरीके से हम करते हैं, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं सम ऑफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल देखने को मिलता है आर गिवन। तो Fe2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन को देखने को मिलेगा, Fe बनाएगा तो ई नॉट कितना हो जाएगा, माइनस 0.440 वोल्ट हो जाएगा। और Fe3 प्लस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी हमारा SRP दे रखी है, दोनों की भी SRP दे रखी है, ये भी हमारी SRP हो गई। ठीक है, SRP बता रखी है, तो आपको इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल और Fe3 प्लस की बात कर रहा है। तो बहुत ही आसान है, जैसे हमने पहले ऊपर किया था उसी तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Fe3 प्लस से आप 3 प्लस से आप क्या बनाओगे, Fe2 प्लस। ठीक है, Fe2 प्लस से आप क्या बनाओगे, Fe प्लस और Fe चीज बनाओगे। तो आपको Fe3 प्लस से Fe की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, माइनस 0.036 की वैल्यू दे रखी है। Fe2 प्लस से अगर Fe की बात करें तो यहाँ पे आपको कितनी दे रखी है, माइनस 0.440 की बात दे रखी है। और उसके बाद Fe3 प्लस से Fe2 प्लस की इसकी वैल्यू हमें पूछ रखी है। सेम चीज हम यहाँ पे फिर से दोहराएंगे। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मेरा Fe कॉमन सबसे बड़ा वाला आ जाएगा 3 इंटू 0.036, क्योंकि Fe3 प्लस Fe में इतना ही जा रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर देखने को मिल रहा है, इज इक्वल टू आपको देखने को मिलेगा माइनस यहाँ पे 2 इंटू माइनस 0.440 माइनस में आ जाएगा, उधर भी माइनस है, और इंटू ई नॉट आपको देखने को मिलेगा और उसमें कुछ भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं है। तो जब आप इसको माइनस करोगे एक दूसरे से, जब आप इसको माइनस करोगे तो आपको इसकी वैल्यू देखने को मिल जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी आएगी अगर मैं बता दूं तो डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगी प्लस 0.72 देखने को मिलेगी। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको ये वैल्यू देखने को मिलेगी। बहुत ही आसान होता है, अगर आपको एक बार कंसेप्ट समझ गया तो आप कैलकुलेशन तो आप कर ही दोगे ना यार, मैंने पूरा बता दिया तो कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं हम तो पोटेंशियल डेवलप बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स व्हिच इज कॉल्ड, जो पोटेंशियल हमारा इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में डेवलप होता है उसको क्या कहते हैं, हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। जब भी किसी इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट में रखा जाए उसके अंदर, तो हमें उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को देखना होगा। जब भी हमारा पोटेंशियल कभी भी इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के अंदर रखा जाएगा तो हम उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द वैल्यूज ऑफ द 3 मेटेलिक कैटायंस की बात करें, एक्स वाई जेड आर प्लस 0.52 माइनस 3.03 एंड माइनस 1.18 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। द ऑर्डर ऑफ द रिडक्शन पावर ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेटल, तो मेटल की तो रिडक्शन पावर मेरे को यहाँ पे पूछ रहा है और मेरे को यहाँ पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। तो आपको मैंने बता रखा है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे रिड्यूसिंग पावर से। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, जिसका रिड्यूसिंग पावर सबसे कम होगा उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, उसका रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होगा। तो किसमें कम दिख रहा है, सबसे कम आपको देखने को मिल रहा है इस वाले वाई एग्जांपल में आपको देखने को मिल सबसे कम
तो आपको इनको अच्छा इनको इसमें परफॉर्म करना है, तो इसमें रिड्यूसिंग पोटेंशियल y की सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है और उसके बाद मेरी सबसे कम x की देखने को मिलेगी और फिर z आ गया, तो ये चीज हमारी बन गई। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो क्या आ गया, y z और x मेरा क्या आ जाएगा, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं गैल्वेनिक और वोल्केनिक सेल की। अगर मैं बात करूं, डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस इन डैश डैश रिएक्शन इनटू द एनर्जी। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जो हमारे गैल्वेनिक और वोल्केनिक सेल होते हैं वो कहां पर प्रोड्यूस होते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन में। और रेडॉक्स कहां पे प्रोड्यूस, इन रेडॉक्स रिएक्शन में आपको देखने को मिलेंगे। और इसके अंदर रिएक्शन इनटू द कहां पे करने को देखने को मिलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने को देखने को मिलती है। जो केमिकल एनर्जी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने को देखने को मिलती है। तो क्या है, यूज टू कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हम रेडॉक्स रिएक्शन यूज करते हैं। क्या आ गया हमारा आंसर, थर्ड आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो डैनियल सेल की यहाँ पे बात कर रहा है। तो डैनियल सेल में आपको बता देता हूँ, डैनियल सेल में जो हमारा Zn हमारा जो है एनोड के ऊपर देखने को मिलता है, एनोड रॉड के ऊपर, और CO जो है आपको कैथोड रॉड के ऊपर देखने को मिलता है डैनियल सेल में। तो हमारा फर्स्ट ही ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। थर्ड की बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो गैल्वेनिक सेल द कन्वेंशनल जो हमारा गैल्वेनिक सेल का जो बात कर रहा है, तो यहाँ पे बता दूं कि हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको एनोड देखने को मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में आपको एनोड देखने को मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में आपको कैथोड देखने को मिलेगा। और कैसा होगा, एनोड हमारा कैसा होगा, नेगेटिवली साइड इलेक्ट्रोड होगा, और जो राइट हैंड साइड में कैसा होगा, पॉजिटिवली साइड इलेक्ट्रोड होगा। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा। इस तरीके से आपको याद रखना है। तो गैल्वेनिक कन्वर्जन ऑफ द एनोड इन लेफ्ट हैंड साइड इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और कैथोड इन राइट हैंड साइड आपको पॉजिटिव इलेक्ट्रोड देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच व्हेन द सॉल्ट ब्रिज इज रिमूव द वोल्टेज, जब हमारा सॉल्ट ब्रिज रिमूव हो जाता है तो वोल्टेज में क्या हो जाता है, वोल्टेज हमारा सॉल्ट ब्रिज को रिसीव कर दोगे तो ड्रॉप टू द जीरो, डायरेक्ट हमारा वोल्टेज कैसा हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो इस तरीके से इसके अंदर जो 10 क्वेश्चन है, अभी जो 10 क्वेश्चन है आपको कंसेप्चुअल देखने को मिलेंगे, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसको कंसेप्चुअल क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो प्लीज इन्हें देख लेना एक बार एग्जाम से जाने से पहले, और बकायदा हम इनका रिवीजन बहुत बार करेंगे तो आपको रट ही जाएंगे। रटना है तो पड़ता है यार, कितना ही समझ लोगे, समझ के कितना ही समझोगे। इन द गैल्वेनिक सेल की अगर मैं बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट की अगर मैं करेक्ट रिगार्डिंग द सॉल्ट ब्रिज के रिगार्डिंग करेक्ट क्या है। तो हमारा कंप्लीट द इलेक्ट्रिक सर्किट ऐसा कुछ करता है क्या, ये हमारा कंप्लीट करता है क्या, हाँ। और मेंटेन करता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द बोथ द एनोड एंड कैथोड कंपार्टमेंट पे, यस। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी करने में भी मदद करता है। फॉर द स्मूथ फ्लो ऑफ करंट, इसलिए हम प्लेस करते हैं यस। तो ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा सॉल्ट ब्रिज को लेकर। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन आर करेक्ट फॉर द गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल के लिए कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट देखने को मिलती है। तो रिडक्शन एट द कैथोड यहाँ पे देखने को मिलता है कि आपको गैल्वेनिक सेल में यहाँ पे आपको रिडक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है क्या, यस। रिडक्शन एट कैथोड देखने को मिलता है, ऑक्सीडेशन एट एनोड देखने को मिलता है। उसका रिडक्शन इन एनोड नहीं, ऑक्सीडेशन इन कैथोड नहीं। इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड, यस। एनोड टू कैथोड हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। तो मेरा आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट और थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, आदर्शन रीजन की यहाँ पे बात आ जाती है हमारी। तो उसमें क्या जाता है, इलेक्ट्रिकल केमिकल सीरीज में एनोड और कैथोड आर रिस्पेक्टिवली, एनोड जो हमारा नेगेटिव है, पॉजिटिव जो कि मैंने आपको ऊपर भी बता दिया, और हमारा एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होता है जैसे कि अभी देखा हमने नेक्स्ट पहले वाले क्वेश्चन में, और कैथोड के ऊपर हमारा रिडक्शन होता है। तो दोनों भी चीजें सेम है। और इसमें अगर मैं तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन देखना है हमें, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ द एनोड एंड कैथोड आर रिस्पेक्टिवली नेगेटिव एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन बिकॉज एट द एनोड, अच्छा तो फिर ये हमारा रीजन भी एकदम सही है, क्योंकि एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड के ऊपर रिडक्शन होता है, इसलिए इनके ऊपर ये चार्जेस आते हैं। तो बोथ अजर्शन रीजन आर करेक्ट एंड रीजन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द अजर्शन। ठीक है, इसके अंदर ये वाला क्वेश्चन छोड़ दीजिए, यहाँ पे प्रिंटिंग हुआ है। अगर अगर इज द यूज एज अ सॉल्ट ब्रिज इन इट इज द, हमारा जो अगर अगर है जो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए इसको हम सॉल्ट ब्रिज में यूज करते हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं गैल्वेनिक सेल की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे गैल्वेनिक सेल की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन फ्लो विल बी द फॉर्म ऑफ, जो हमारा गैल्वेनिक सेल में हमारा इलेक्ट्रॉन कहां से फ्लो होता है, तो हमारा जैसा अभी देखा हमने नेगेटिव इलेक्ट्रोड से तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में आपका गैल्वेनिक फ्लो होता है। तो क्या आ जाएगा, मेरा फर्स्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कैलकुलेट द ई नॉट ऑफ द सेल। यहाँ पे आपको ई नॉट ऑफ द सेल आपको कैलकुलेट करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको ई नॉट ऑफ द सेल की आपको अगर डेफिनेशन पता होगी तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो है ई नॉट ऑफ द सेल को हम कैसे लिखते हैं। ई नॉट ऑफ द सेल में हमारा एसआरपी ऑफ रिडक्शन देखने को मिलता है, रिडक्शन, और प्लस हो जाता है एसओपी ऑफ ऑक्सीडेशन। एसओपी ऑफ ऑक्सीडेशन आपको देखने को मिलेगा, तो उसमें आप इनका रिडक्शन इस तरीके से ई नॉट ऑफ द सेल आप निकाल सकते हैं। तो अगर मैं इसमें बात करूं आपकी जेडन से, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन का जो है हमारा यहाँ पे मतलब इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे ये मेरे को क्या दे रखी है, एसओपी दे रखी है, यहाँ पे रिडक्शन देखने को मिल रहा है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन देखने को मिल रही है। सॉरी गाइस, प्लस चार्ज इसलिए आता है, आपको पता है ना कि यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तब जाके आपका प्लस चार्ज आता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो आपको जब भी पता होगा, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जिसका भी एसओपी है, इसके अंदर ये एसओपी दे रखी है, यहाँ पे मेरे को ऑक्सीडेशन देखने को मिल रहा है।
और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी मेरे को ऑक्सीडेशन एसओपी दे रखी है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो मेरे को दोनों की भी एसओपीज दे रखी है। इसमें मैंने ऊपर भी बता दिया था आपको, अगर पॉजिटिव चार्ज में इंक्रीजिंग दिख रहा है तो आपका ऑक्सीडेशन होगा, और अगर डिक्रीजिंग अगर आपको देखने को मिल रहा है तो उसकी तरह से करना, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन गेन और इलेक्ट्रॉन लॉस में अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। तो अगर मेरा मेरा सिंपल फॉर्मूला है, अगर मेरे को प्लस की साइन इंक्रीज होती हुई दिख रही है तो मैं उसमें एसओपी देखता हूँ, और अगर मेरे को प्लस की साइज डिक्रीज होती हुई दिख रही है तो मैं उसमें एसआरपी बोल देता हूँ। अगर मेरा समझो, अगर मेरा Cu2 माइनस से Cu प्लस में -1 में जा रहा है तो मेरे को यहाँ पे प्लस की वैल्यू कैसी देखने को मिल रही है, कम हो रहा है ना, यहाँ पे प्लस की तरफ ये बढ़ रहा है ना, तो ये प्लस की तरफ बढ़ रहा है ना, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एस आर पी हो जाएगा। और जब मेरा अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे अगर मेरी बात करता हूँ तो एस जेड एन से तो जेड एन प्लस सी यू से तो सी यू प्लस 2 में अगर जाएगा तो मेरा ये क्या होगा, एस ओ पी होगा। तो समझ रहा है क्या आपको? यार ये कंफ्यूजन होता है एसओपी और एसआरपी में, और पूरा जो चैप्टर है आपका एसओपी और एसआरपी पे चलता है। और अगर आपको क्वेश्चन अगर सॉल्व अभी भी करते नहीं आ रहे तो इसको 10 बार रिवाइज करो, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, हमेशा ही कंफ्यूजन देखने को आपको मिलता है। माइनस साइन का भी आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से यहाँ पे रिडक्शन और पोटेंशियल यहाँ पे होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि आपको प्लस के साइन में रिडक्शन नहीं दिखना चाहिए, रिडक्शन जहाँ पे देखने को मिलेगा वहां पे आपको एसआरपी देखने को मिलेगा, और प्लस की साइन में आपको अगर गेन देखने को मिलेगा तो एसओपी देखने को मिलेगा। यहाँ पे मेरे को प्लस की साइन में गेन देखने को मिल रहा है तो एसओपी एसओपी आ गए, ठीक है। इस तरीके से आपको एसओपी दे रखे है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो आपको अगर मैं बता दूं तो मेरा यहाँ पे Zn का जो है मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे Zn का जो है मेरे को क्या देखने को मिल रहा है, ऑक्सीडेशन देखने को मिल रहा है। तो ये ऑक्सीडेशन है मेरा, Zn का जो है ऑक्सीडेशन देखने को मिल रहा है। और आपको पता है कि एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड के ऊपर रिडक्शन होता है, तो ये मेरा Cu के ऊपर आपको रिडक्शन देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही आसानी से इस फॉर्मूले में आप डाल दो। अगर आपको एसओपी दे रखा है तो एसआरपी के लिए आपको साइन इन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 0.76 एसओपी ऑफ ऑक्सीडेशन, हमारा प्लस होता है माइनस, यहाँ पे प्लस होता है, और माइनस 0.34 नहीं लिख सकते क्योंकि मेरे को एसआरपी चाहिए, तो इसको उल्टा कर देंगे, माइनस चेंज करेंगे तो 0.34 आ जाएगा। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 1.1 आ जाएगा, 1.1 वोल्ट मेरा आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट की बात करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की दे रखी है। यहाँ पे दे रखा होगा कि यहाँ पे प्लस की साइज कम डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा मेरे को, ये इसकी एसआरपी यहाँ पे क्या, यहाँ पे ये एसआरपी दे रखी है, मेरे को एसआरपी दे रखी है। कपल इन दिस कितने दे रखी है, 0.15 दे रखी है, और CR+3 से यहाँ पे CR+3 से CR जा रहा है, तो ये भी मेरे को एसआरपी दे रखी है, कितनी है, -0.74। टू कपल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ ये तो ई नॉट ऑफ द ई नॉट पोटेंशियल मेरे को यहाँ पे पूछ रखा है। तो बहुत ही आसान है ई नॉट पोटेंशियल निकालना, तो आपको पता होना चाहिए इन दोनों में क्या होगा। तो अगर मैं बात करूं CN+4 से +3 में जा रहा है तो ये कैथोड में होता है, कपल इस कैथोड में होता है, तो ये कैथोड रिएक्शन में, कैथोड में आपको पता है क्या होता है, रिडक्शन होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद इनकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कपल रिएक्शन दे रखी है ये इन दोनों की, तो ये जो है मेरा रिडक्शन शो कर रहे हैं यहाँ पर, रिडक्शन जो कि एनोड के ऊपर देखने को मिलता है आपको। ये चीज इनकी वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हो आप, सीधा डाल दो यहाँ पे। ई नॉट ऑफ द सेल की अगर मैं बात करूँ तो ई नॉट ऑफ द सेल की अगर मैं बात करूँ तो एसओपी ऑफ द ऑक्सीडेशन, एसओपी ऑफ द ऑक्सीडेशन कितने, ऑक्सीडेशन कहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एसओपी एसआरपी दे रखते हैं माइनस, इसको मैं कितना दे रखा है, ये एसआरपी ऑफ द ऑक्सीडेशन किधर हो रहा है मेरा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन है ना भाई, ये एनोड में ऑक्सीडेशन है ना, तो ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड में देखने को -0.74 है, और ये एसआरपी दे रखी है मेरे को, तो मेरे को एसओपी चाहिए यहाँ पे, तो मेरे को ऑक्सीडेशन में एसओपी चाहिए, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो मेरे को इसको प्लस वैल्यू कर दूंगा 1.0.74, और उसके बाद प्लस कितना करूंगा, मेरे को एसआरपी होनी चाहिए हमारी कैथोड के ऊपर रिडक्शन की, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, तो 0.15 आ जाता है। मैंने ऊपर भी आपको बता रखा था कि आपकी एसओपी होती है किसके एसोसिएटेड होती है, एनोड के साथ। एसओपी आपकी एनोड के साथ होती है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन होता है, रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और एसआरपी जो कि आपकी कैथोड के ऊपर देखने को मिलती है, और आपको वहां पे रिडक्शन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखने को मिलता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो इन दोनों का जब एडिशन करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0.89 देखने को मिलेगा। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट की बात करता हूँ तो वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फिजिबल सेल रिएक्शन इज, तो हमारी जितनी भी फिजिबल सेल रिएक्शन होती है, मतलब फिजिबल की यहाँ पे कितना डेल्टा जी की बात करें तो आपको डेल्टा जी पता है नेगेटिव होता है, तो इसकी इनवर्सली प्रोपोर्शन हमारा के चलता है, तो ये इक्वल होगा। फिजिबल रिएक्शन में आपको इक्विलिब्रियम डेल्टा जी हमारा कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। स्पॉन्टेनियस में आपको डेल्टा जी कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद डेल्टा के कैसा हो जाता है, मेरा उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे 1 देखने को मिलेगा, 1 ग्रेटर देन 1 किस में देखने को मिलता है, ये ऑप्शन है मेरा, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। 0 या 1 कोई भी देख लो, आपको इतना कोई इशू नहीं आ जाता। डिटरमाइन मेरे को बोल रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, मेरे को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है, यहाँ पे मेरे को एसआरपी दे रखी है, इसमें भी मेरे को एसआरपी दे रखी है। तो आपको पता है ई नॉट ऑफ द सेल में क्या हो जाता है, यहाँ पे एसओपी ऑफ द ऑक्सीडेशन देखने को देखना पड़ेगा मेरे को। और एसआरपी मेरा एसआरपी मेरा किस में होता है, एसआरपी मेरा रिडक्शन में देखने को मिलेगा। तो इसमें रिडक्शन और कहाँ पे देखने को मिला, एसओपी मेरे को यहाँ पे कहाँ पे देखने को मिला, एनोड के ऊपर, और एसआरपी मेरे को कैथोड के ऊपर देखने को मिलेगा। तो आपको इन दोनों को ऐड करना है। तो इस तरीके से आपको देखो एसओपी किस में देखने को मिलेगी, आपको ऑक्सीडेशन और एनोड में देखना पड़े। तो ये मेरा SN+2 है, ये जो मेरा क्या है, ये ऑक्सीडेशन, ये मेरा SN+2 यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मेरे को यहाँ पे क्या कर रहा है, ये ऑक्सीडेशन कर रहा है, यहाँ पे
यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है एनोड के ऊपर, यही प्रेजेंट होगा। तो मेरा क्या आ जाएगा, माइनस कर दूंगा मैं, एसओपी देखना पड़ेगा, तो इसमें एसआरपी दे रखी है तो माइनस 0.15 और प्लस एसआरपी मेरी Fe+3 की दे रखी है, Fe+, हाँ तो यहाँ पे भी आपको रिडक्शन देखने को मिल रहा है, रिडक्शन देखने को मिल रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। तो यहाँ पे आपको एसआरपी दे रखी है कैथोड के ऊपर, तो Fe+3 कितना आएगा 0.75, यहाँ पे कोई प्लस माइनस नहीं आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे उल्टा किया नहीं है। तो मेरा कितना आ जाएगा, ई नॉट ऑफ द सेल 0.621 आ गया, ये मेरा आंसर आ गया। तो आपको क्या बोला, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा, आपको ई नॉट ऑफ द सेल निकाल लिया हमने, अभी आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है। तो डेल्टा जी नॉट का आपको फॉर्मूला पता ही होगा, डेल्टा जी नॉट में हम लिखते हैं माइनस एन एफ ई नॉट, ये लिखते हैं। और एक और फॉर्मूला होता है मेरा माइनस 2.303 आर टी लॉग के, लॉग के क्या होता है मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। तो इनमें इन सब की वैल्यू आपको दे ही रखी है, तो आपको इन सबको ढंग से करना है। तो माइनस मेरा क्या जाएगा, एन एफ ई नॉट बाय 2.303 आर टी आ जाएगा, इक्वल टू मेरा लॉग के आ जाएगा। और आपको इन इस सब की वैल्यू आपको दे रखी होती है माइनस एफ नॉट और माइनस एन एफ नहीं, एन एफ नहीं आएगा, एन नहीं आएगा इसमें, ये सिर्फ एफ आएगा। तो एफ के अपॉन में 2.303 आर टी, इन इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 0.06 कितना होता है 0.059 होता है, ये इसकी वैल्यू हो जाती है। तो आपको इसको डाल दोगे, जब इक्वेशन में डालोगे तो 2 इंटू 0.0 जो है 1/0.05 हो जाता है, ये 1 अपॉन, तो ये 1/0.059 आ जाएगा। और इंटू में मैं क्या करूंगा यहाँ पे कितना मेरे को ई नॉट की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 0.621 और यहाँ पे मेरा लॉग के, इस तरीके से इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको लॉग के देखने को मिलेगा। जब आपको लॉग के आ जाएगा तो आपको यहाँ पे आंसर देखने को मिलेगा 10 की पावर 21 देखने को मिलेगा, क्योंकि इसको अप्रोक्सीमेटली 6 मान लो, ये 6 से 6 कट जाएगा, उसका 6 से 6 कट जाएगा, तो 2 से इंटू कर लोगे 10 को, तो ये 21 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको एंटी लॉग जब करोगे तो 21 हो जाएगा ये, और उसके बाद 20 से 21 हो जाएगा, तो ये एंटी लॉग करोगे तो 21 ऊपर 10 की पावर में 21 चले जाएगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर आएगा। तो समझ गए ना हमने कैसे किया। यहाँ पे यही एक चीज ट्रिकी थी कि आपको ये इसकी वैल्यू लिखनी थी। अगर मैं यहाँ पे लिख के दे दूं आपको 2.303 आर टी की पावर अपॉन एफ की जो वैल्यू होती है मेरी, ये होती है 0.059 और इसको अप्रोक्सीमेटली 0.06 भी आप लिख सकते हो। तो इसकी वैल्यू आपको बहुत काम में आएगी इस चैप्टर में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शन की। अगर मैं बात करूं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है मेरे को यहाँ पे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आयोडीन बिकम इतना, रिडक्शन पोटेंशियल भी दे रखा है आयोडीन का, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द इसका पूछ रखा है मेरे को भाई साहब। तो मेरे को यहाँ पे क्या दे रखा है, के दे रखा है 10 की पावर 8 और मेरे को ई दे रखा है जो कि I2 से I माइनस में जा रहा है, उसकी रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है मेरे को माइनस 0. प्लस 0.54 दे रखा है। और मेरे को ई नॉट पूछ रहा है Fe+3 का, Fe3 प्लस का और Fe2 प्लस का, जो मेरे को ई नॉट यहाँ पे पूछ रखा है इक्वल टू कितना होता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम, तो किसमें इसको कैसे फॉर्मूले में डालेंगे, वही जो हमने ऊपर देखा था, NFE नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT लॉग के, और इसमें आपको ई नॉट की वैल्यू के की वैल्यू दे रखी है, ई नॉट की वैल्यू निकलेगी इसमें से। जब ई नॉट की वैल्यू निकालोगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा ये। मैं आपको अच्छा यहाँ पे बता सकता हूँ क्या, मैंने ब्लैंक पेज नहीं रखा है, तो आपको अगर मैं बता दूं, जैसे मैंने आपको ऊपर बता दिया कि किस तरीके से फॉर्मूले में पुट करना है। तो यहाँ पे मेरे को ई नॉट की वैल्यू जब आप निकालोगे तो आपकी ई नॉट की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, जब आप उस फॉर्मूले में डालोगे तो ई नॉट की वैल्यू मेरी 0.24 आ जाएगी। और जब ई सेल में आप डालोगे ई सेल की वैल्यू और ई नॉट, तो आपको एसओपी ऑफ आयोडाइड निकालनी पड़ेगी। क्योंकि आयोडाइड का क्या हो रहा है यहाँ पे, एसओपी क्यों निकाल रहे हैं हम आयोडाइड की, यहाँ पे क्या हो रहा है, आयोडाइड का यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है आयोडाइड का, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन देखने को मिल रहा है, तो एसओपी निकालना पड़ेगा, तो मेरे को माइनस 0.54 देखना पड़ेगा। और प्लस मेरे को ई नॉट ऑफ दिस एसआरपी इसकी Fe+3 से Fe3 प्लस से Fe2 माइनस 2 प्लस में आ जाएगी। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो ई नॉट ऑफ द सेल कितना आ जाएगा, ई नॉट ऑफ द सेल मेरा कितना आ जाएगा 0.24 दे रखा है, 0.24 दे रखा है, 0.24 प्लस 0.54, तो मेरी ई नॉट की ये वैल्यू आ जाएगी। बस आपको इसमें मैंने बाकी सब बता दिया है किस तरीके से करना है, आपको बस इसमें वैल्यू निकालनी कौन सी, ये आ जाएगा 0.77 आंसर आ जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे 0.77, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो इसमें सिर्फ आपको इस क्वेश्चन में आपको इसकी वैल्यू निकालनी होगी 1 बाय, और आपको एफ और 2.303 की वैल्यू तो पता ही कितनी होती है आपकी, कितनी होती है एन एफ की 0.059 होती है। ऊपर से 10 की पावर 8 है तो 8 बाहर आ जाएगा। एन इनके अंदर कितना एन देखने को मिल रहा है, एफ का कितना इलेक्ट्रॉन, एन आपको इलेक्ट्रॉन देखना है यहाँ पे। तो एफ के मेरे को यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर देखने को मिल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन के साथ 2 एफ की बात करें तो 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको निकालना पड़ेगा। तो ई नॉट यहाँ पे कैसे देखने को मिलेगा बता ही देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे 2 इंटू 0.059 आ जाएगा ये, और लॉग के की वैल्यू ऊपर से 8 आ जाएगी। तो तब जाके जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये आंसर देखने को मिलेगा, कौन सा, आपकी ई नॉट का ये वाला आंसर देखने को मिलेगा। अच्छे से लेक्चर देखा करो, आपको पूरी चीज समझ में आ जाएगी, बीच में स्टॉप मत किया करो, ठीक है। तो नेचर ऑफ द कर्व ऑफ द ई नॉट ऑफ द सेल वर्सेस द लॉग केसी की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो ई नॉट ऑफ द सेल और लॉग केसी की अगर मैं रिलेशन आपको दिखाऊंगा, तो ई नॉट ऑफ द सेल हम कैसे लिखते हैं, ई नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल टू 2.303 RT लॉग केसी, क्या हो जाता है मेरा लॉग
के सी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई वाई के ऊपर है, उसके बाद वाई के ऊपर आ जाएगा एन एफ आ जाएगा, एन एफ ये मेरा जो है ये कांस्टेंट हो जाएगा पूरा, और के सी मेरा क्या आ जाएगा एक्स। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन देखने को मिल रही है मेरी, क्या देखने को मिल रही है, स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट बात करते हैं हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन ई नॉट दे रखा है मेरे को, तो सीधा आपको बस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में डालना है। तो आपका ई एन एफ ई नॉट इक्वल टू 2.303 आर टी लॉग के की वैल्यू आ गई। तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, डायरेक्ट कैसे लिखूंगा, लॉग के को लिखूंगा लॉग के इज इक्वल टू, ये पूरा सब नीचे चले जाएगा तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा मेरा 0.059 इंटू एन कितना दे रखा है मेरे को, एन कितना देगा, एजी प्लस से एक बार जा रहा है और दो एजी प्लस जा रहे हैं तो मेरे दो आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा एन की वैल्यू, और ई नॉट की वैल्यू मेरे को दे रखी 0.46 दे रखी। तो इसको इस तरीके से जब सॉल्व करोगे तो इसमें जो आपका आंसर आएगा हमारा एंड पूरा जो है आपको जब लॉग की वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर देखने को मिलेगा 4.10 की पावर 5 एंटी लॉग, और इसकी वैल्यू आ जाती है। टेस्ट में ऐसे जब सवाल आएंगे ना इसको सबसे लास्ट में करना, ठीक है, क्योंकि ये मार्क्स तो देते हैं, मार्क्स देने का बहुत ही 50-50% चांस होता है क्योंकि कैलकुलेशन में गलती कर सकते हैं, बाकी थ्योरेटिकल और बाकी जो जिसमें आप श्योर होते हैं ना वो वाले पहले करने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। हम यहाँ पे पूरे 77 क्वेश्चन है, यहाँ पे हम फर्स्ट पार्ट में हम 40 ऐसा कुछ नहीं, फर्स्ट पार्ट में पूरा ही कंप्लीट करेंगे, फर्स्ट पार्ट में क्या ही है हो जाएगा। ई नॉट ऑफ द सेल की अगर मैं बात करूं तो ऑफ द नेगेटिव वैल्यू दे रखी है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिव द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी नॉट और के इक्विवेलेंट में करेक्ट रिलेशन कौन सी दे रखे हो। तो डेल्टा जी नॉट की मैंने फॉर्मूला निकाला था माइनस एन एफ ई नॉट सेल, माइनस एन एफ ई नॉट सेल आ जाएगा। अगर मेरे को इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव दे रखी है तो ये पूरी वैल्यू कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव। अगर मेरा डेल्टा जी नॉट अगर मेरा पॉजिटिव आ गया, 0 से बड़ा गया, तो मेरे जो के इक्विवेलेंट है इसके उल्टा चलेगा तो मेरा 1 से कम आएगा। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो मेरा जो है इस तरीके से आपको देखने को, किस में देखने को मिल रहा है ये मेरे को, फर्स्ट नहीं, फर्स्ट में भी नहीं, हाँ मेरे को फोर्थ ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आंसर सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम, E naught at the 25 degree Celsius for the following reaction is 0.55 volt. Calculate the delta G naught in kilojoule. तो डेल्टा जी नॉट आपको बताना है किलोजूल के अंदर, तो माइनस बी आई ओ प्लस में आ जाता है 3, ये मेरे को पूरी सी इक्वेशन दे रखी हुई इतनी बड़ी, ठीक है। तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू डाल देते डायरेक्ट, माइनस एन एफ ई नॉट की वैल्यू आ जाती है मेरी, एन एफ ई नॉट की वैल्यू आ जाती है। ई नॉट की वैल्यू मेरे को दे रखी है 0.55, एफ की वैल्यू आपको पता ही होती है कितनी होती है 96500 एफ की वैल्यू होती है, ई नॉट की वैल्यू दे 0.55 दे रखी है, और माइनस एन कितना दे रखा है, एन की अगर मैं बात करूँ तो मेरा बेरिलियम कितने ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +3 में होगा, और +3 से 0 पे जा रहा है, तो मतलब पूरा 3 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे ट्रांसफर देखने को मिल रहा है। 3 की जगह पे 4 इलेक्ट्रॉन दे रखे, तो 3 4 12 आ जाएगा। तो 12 से इंटू कर लो भाई, तो 12 से जब इसको इंटू करने शुरू कर दोगे तो आपको अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बता दूं तो कितना आ जाएगा आपका, अप्रोक्सीमेटली 63 पॉइंट कितना आ जाएगा मेरा 637 कुछ अप्रोक्सीमेटली आपका देखने को मिला। एक्चुअली में आंसर जब आता है मेरे पास इसका सोल्यूशन है तो 63.9 किलो जूल ऐसा कुछ आंसर आता है। तो ये चीज आंसर आता है, तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली इसमें कर देंगे, किलो जूल हमें किलो जूल में आंसर निकालना था, इसलिए मैंने सारे जीरो कट कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, लास्ट के 3 क्वेश्चन बचे हैं, बस कर लो इन्हें। नेक्स्ट की बात करते हैं, यहाँ पे मेरे को क्या दे रखा है, द सेल विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज ऑकर एट 2Fe+3 2 माइनस एक्वा सॉल्यूशन 2Fe2+ और I2 दे रखा है, ई नॉट ऑफ द सेल दे रखा है इतना इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। तो गिव्स फ्री एनर्जी और केसी दोनों चीज यहाँ पे भाई साहब ढूंढनी है। तो डेल्टा जी नॉट को आपको कुछ नहीं फॉर्मूले में डालना है, डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला आ जाता है माइनस एफ ई नॉट सेल, ई सेल आ जाएगी। तो जी नॉट की जब आप इसमें से वैल्यू डालोगे तो जी नॉट को आप डायरेक्ट इसमें डाल देना, जी नॉट की वैल्यू ये आपकी आ जाएगी, और फिर इसको जो जी नॉट की वैल्यू आने के बाद इसको डायरेक्ट इसमें डाल देना, एफ ई नॉट इज इक्वल टू 2.303 आर टी लॉग के, इस फॉर्मूले में डाल दोगे तो इसमें एफ और इसकी तो 0.06 हो जाएगी। एन की वैल्यू मैं बता दूं यहाँ पे कितनी हो रही है, +2 में जा रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 हो रही है यहाँ पे एन की वैल्यू, और ई नॉट ऑफ द सेल आपको तो दे ही रखा है 0.236, तो इससे आपको के की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से आप जब सॉल्व करोगे तो आपको इसकी इन दोनों की वैल्यू देखने को मिल जाएगी। आप जब सॉल्व करोगे तो आप प्लीज निकाल लेना। तो मेरे को केसी की वैल्यू मेरी जो आ गई, मैंने पहले केसी निकाला था क्योंकि केसी की वैल्यू सब में डिफरेंट है, यहाँ पे तो भी रिलेट कर रही है, यहाँ पे 2 जगह पे रिलेट कर रही है गिव्स फ्री एनर्जी की, पर यहाँ पे केसी की वैल्यू नहीं कर रही है, मेरा फर्स्ट आंसर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला बता दिया, आप सॉल्व कर दे बेटा। एग्जाम इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं आता है, ये प्रैक्टिस के लिए दे रखे, इसलिए आपको बड़े बड़े लग रहे हैं ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो सके, आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आए, ठीक है। इन द सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, जहां पे स्पॉन्टेनियस होता है डेल्टा जी नॉट मेरा कैसा होता है, आपका डेल्टा जी नॉट मेरा पूरा नेगेटिव होता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, जो मेरा डेल्टा जी नॉट होता है वो नेगेटिव होता है, और डेल्टा जी नॉट अगर मेरा नेगेटिव होता है तो आपको जिसमें देखने को मिलेगा, तो ये मेरा फर्स्ट आंसर देखने को मिला, डेल्टा जी नॉट कैसा होता है मेरा नेगेटिव होता है। नेक्स्ट की बात करता हूँ, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लास्ट नहीं बहुत सारे क्वेश्चन बचे। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल फॉर द टेनियस से 1.1 वोल्ट आ जाता है, फाइंड द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज विद चेंजेस फॉर द रिएक्शन। तो यहाँ पे मेरे को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल दे रखे, तो डायरेक्ट फॉर्मूले में डाल दो, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एफ एन एफ ई नॉट आ जाता है। तो भाई साहब
क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा वेट करो, देखने को मिल जाएगा। है देखो आ गया। ठीक है, तो कमेंट में करोगे कि क्या क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, ऐसा नहीं है, आप देख लो यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। एन कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर देखने को मिल रहा है सीयू के अंदर, जेड के अंदर, तो एन की वैल्यू आ जाएगी 2, एफ की वैल्यू 96500 और माइनस तो रहेगा ही साइन आपका। ई नॉट की वैल्यू दे रखी है 1.1। जब आप इसको सॉल्व करोगे 2.2 से इंटू करोगे इसको, तो आपको आंसर क्या देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे आंसर देखने को मिलेगा 212.3 किलो जूल आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज आपको आंसर में पता होनी चाहिए। इसको अगर जब आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आ जाता है, फॉर द सेल Zn से Zn+2 Cu से द कंसंट्रेशन ऑफ द Zn+2 एंड Cu+ आयंस आर डबल द ईएमएफ ऑफ द सेल। तो आपको मैं बता दूं, जितना भी आप कंसंट्रेशन अगर किसी भी चीज में आपका जो कंसंट्रेशन है आप बढ़ा लो, कुछ भी कर लो, आपका ईएमएफ में बिल्कुल भी चेंजेस नहीं आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो भी कंसंट्रेशन ऑफ द इनिशियल का जो था ई सेल और वो ई नॉट ही रहेगा, दो ईएमएफ ऑफ द सेल का कंसंट्रेशन सेम ही रहेगा। यहाँ पे ई नॉट ऑफ द कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की अगर मैं बात करूँ तो एम से एम प्लस में जा रहा है, एम से एम प्लस की वैल्यू दे रखी है और जेड की एक्स से एक्स की वैल्यू मेरे को यहाँ पे दे रखी है। तो एक्स से एक्स माइनस की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है। फ्रॉम द स्टार्टअप वी कैन डिडक्ट दैट। यहाँ पे डिडक्ट क्या कर सकते हो, आपको यहाँ पे पता चल रहा है ना इस रिएक्शन में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस रिएक्शन में अगर मेरे को बता दूं तो आपको ये m प्लस, अगर m प्लस से m की वैल्यू दे रखी तो ये हमारी क्या होती है, प्लस यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो ये यहाँ पे प्लस अगर मेरा डिक्रीज हो रहा है तो एस आर पी हो जाता है, ये एस आर पी हो जाएगा मेरा। और यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन देखने को मिलेगा आपको, रिडक्शन 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 होगा यहाँ पे। तो और एक्स और एक्स माइनस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या मेरे को दिख रहा है, यहाँ पे मेरे को एस आर पी कैसे दिख रहा है, यहाँ पे भी मेरा जो है यहाँ पे जो है मेरा क्या दे रखा है, यहाँ पे एस आर पी दे रखी है। तो ये मेरा एस आर पी दे रखा है, एस आर पी दे रखा है, ठीक है। माइनस में उल्टा होता है, जिसका माइनस बढ़ेगा उसका एसआरपी होगा और जिसका माइनस घटेगा वो एसओपी होगा। तो इसका एसआरपी दे रखा है तो इसमें आ जाएगा एसआरपी। अगर बात करें तो यहाँ पे मेरे को अगर इसका एसआरपी क्या है, कम है, जिसका अगर आपको एक रिएक्शन दे रखी है जिसमें एसआरपी आपको कम दिखेगा, तो वो जिसका एसआरपी कम होगा तो वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन होगा, वहां पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है आपको। तो कर लो रिएक्शन में, देख लो कैसे निकालोगे। तो मेरा m प्लस का मेरा डिडक्शन हो रहा है तो इस तरफ आएगा, और मेरा x और x माइनस का मेरा ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इस तरफ आएगा, और इसका m प्लस रिड्यूस होकर m में बन रहा है और m x माइनस मेरा रिड्यूस होकर कहाँ पे बन रहा है, x के अंदर। तो ये कैसा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन देखने को मिलेगी आपको, ये रिएक्शन जहाँ पे देखने को मिलेगी सेकंड एमिशन है। एसआरपी देखो, जिसका एसआरपी कम होगा वो ऑक्सीडेशन करेगा, जिसका एसआरपी दोनों में भी कंपेयर करो, जिसका एसआरपी कम होगा उसका ऑक्सीडेशन, जिसका ज्यादा होगा उसका रिडक्शन। वैल्यू ऑफ दिस रिएक्शन क्यों दे रखा है, रिएक्शन क्वेश्चन क्यों दे रखा है, द सेल इज दिस इज। तो रिएक्शन ऑफ द क्यू की बात कर रहा है, तो क्या आपको रिएक्शन क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आ जाता है प्रोडक्ट की पावर y, जो इनकी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, और रिएक्टिंग की पावर x हो जाता है। तो ये चीज पता होना चाहिए। Zn की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो Zn क्या हमारा Zn 2+ में जा रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं आपको। और 2 Ag की अगर मैं बात करूँ तो Ag+2 से हमारा Ag+2 की अगर मैं बात करूँ तो Ag+ जो है मेरा किस में टूट रहा है, Ag+ मेरा किस में टूट रहा है, Ag+ मेरा टूट रहा है 2 Ag में टूट रहा है मेरा। तो यहाँ पे जो है Ag और 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होते हैं, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। टू इसलिए दिमाग में आ रहा है क्योंकि Ag के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन यहाँ पे होगा, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे मेरा जो Ag का अगर मैं बात करूँ तो Ag का प्लस दे रखा है, प्लस इलेक्ट्रॉन दे रखा है, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये Ag में कन्वर्ट हो रहा है। और उसके बाद आपको ये अगर इन दोनों को आपको इक्वेट करना है, दोनों की इक्वेशन बना रही है, तो आपको नीचे 2 से इलेक्ट्रॉन 2 से इंटू करना पड़ेगा सबको। तो इसमें 2 से इंटू कर दिया, इसको 2 से इंटू कर दिया, इसको 2 से इंटू कर दिया, ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गए। तो आपको क्या रिएक्शन क्या बनेगी, यहाँ पे रिएक्शन बनेगी Zn+2Hg gives 2Ag+ Zn2+। तो इस तरीके से आपको पता होनी चाहिए। तो जब आप इसको करोगे सॉल्व, आपको दे रखा है तो प्रोडक्ट का कितना दे रखा है आपको, प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, Ag+Ag की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में आ जाएगा मेरा Ag की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरी, 10 की पावर माइनस, Zn की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 की पावर -2 की पावर 1 इलेक्ट्रॉन की बात करें यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे 2 Ag की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 2 Ag की कितनी आ रही है, 1.25 × 2। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो आपका जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6.4 × 10 की पावर -3 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं हम। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द डेनियल सेल की अगर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 298 केल्विन दे रखा है, E1 दे रखा है Zn का, और Cu का भी और ZnSO4 का भी ये दे रखा है, कंसंट्रेशन दे रखा है, CuSO4 का भी दे रखा है। तो ईएमएफ बिकम E2। तो ये सब चीज E1 और E2 की वैल्यू यहाँ पे मेरे को पूछ रहा है, स्टैंडर्ड ईएमएफ की वैल्यू पूछ रहा है। तो स्टैंडर्ड ईएमएफ में डाल दो m E इज इक्वल टू E0 -0.06/n log
लॉग की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे जो भी है इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन द फाइनल, और ई टू मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, जेड एन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ई टू मेरा आ जाएगा ई नॉट माइनस 0.06 बाय एन लॉग की वैल्यू आ जाएगी, और ऊपर से नीचे आपको देखना पड़ेगा। तो कितना दे रखा है मेरे को, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ZnSO4 कितना दे रखा है मेरे को, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और फाइनल कंसंट्रेशन कितना दे रखा है इसका 0.01, तो इसका 10 की पावर माइनस 2 आ जाएगा। नेक्स्ट E2 में हमें EMF बिकम E2, तो EMF में मेरे को EMF इसका बताना है, तो इसका जो है उल्टा हो जाएगा, रिएक्शन मेरी उल्टी कर रखी है इसने, बिकम 1, और SO4 इसका कितना, SO4 is that of concentration and the EMF E2 is इसमें टेम्परेचर से करेक्ट रिलेशन बिटवीन दिस और दिस रिएक्शन। तो यहाँ पे जो CaSO4 की बात कर रहा है तो यहाँ पे 1/10 की पावर माइनस 2, तो ये उल्टा हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना है। तो अगर आपको एनोड के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा 0.61 से ज्यादा देखने को मिल गया, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इफ द कैथोड कंसंट्रेशन ज्यादा आ गई तो E2 मेरी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, अगर मैं मेरी ये जो बात कर रहा है ये अगर मेरी ये वाली जो वैल्यू है ये अगर कम हो जाएगी तो मेरा जो ये E2 है ये मेरा बढ़ जाएगा, ये अगर मेरी कम हो जाएगी तो ये मेरा बढ़ जाएगा। तो अगर ये मेरी कम हो जाएगी तो ये बढ़ जाएगा, तो ये भी बढ़ेगा। उसके साथ अगर कैथोड के अंदर और एनोड की बात करें यहाँ पे E1 की, यहाँ पे एनोड की अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो 0.06 की वैल्यू अगर बढ़ जाएगी तो ये वाली वैल्यू मेरी घट जाएगी, आपको पता है। तो ये वाली वैल्यू मेरी घट जाएगी क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन देखने को मिल रहा है आपको माइनस के साथ, तो यहाँ पे एक रिलेशन बन जाता है मेरा E1 बड़ा हो जाता है E2 से। इस तरीके से आपको याद रखना है, क्या हो जाता है, E1 मेरा बड़ा हो जाता है E2 से। थर्ड आंसर आ जाएगा, इसको बस ऐसा रिलेशनशिप से याद रखना था आपको। ई नॉट ऑफ द सेल आपको दे रखा है, कैलकुलेट ई नॉट, ई सेल दे रखा है आपको, और ये कंसंट्रेशन दे रखी है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। तो आपको इसमें कुछ नहीं, यहाँ पे ई सेल की डायरेक्ट इक्वेशन डालनी है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.06 बाय एन, ठीक है। लॉग की बात करता हूँ मैं, और बी आर यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी आर थ्री प्लस आ जाएगा, और डिवाइडेड में मेरा Ag+3 आ जाएगा, Ag+3 आ जाएगा, Ag+3 आ जाएगा मेरा। तो इस तरीके से हमारा Ag कितना 3 क्यों आ गया, यहाँ पे 3 स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखने को मिल रहा है। तो CR है, ये CR है, BR नहीं CR है, क्या कर रहा हूँ मैं। तो आपको इसकी तरफ इसको डालना है। तो ई नॉट की वैल्यू कितनी रहेगी, 1.5 माइनस 0.06 एन कितना आ जाएगा मेरा, आ जाएगा एन मेरा 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर देखने को मिल रहा है। लॉग मेरा प्रोडक्ट कितना दे रखा है 0.03 अपॉन रिएक्टिंग कितना दे रखा है 0.1 की पावर 3 आ जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1.5 आ जाएगा माइनस 0.03, और इधर लॉग आ जाएगा मेरा 300। तो 300 जब इसको सॉल्व करो 1.5 इंटू 0.03 और 10 की पावर 2, तो यहाँ पे इंटू 2 हो जाएगा, यहाँ पे ये तो 0.02 हो जाएगा यार, ठीक है। इस तरीके से, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 लॉग 2 प्लस लॉग 3 आ जाएगा। यहाँ पे लॉग 3 की वैल्यू आप सबको पता होनी चाहिए, लॉग 3 की वैल्यू आप सबको याद भी रखनी है। लॉग 3 की वैल्यू होती है 0.48 होती है, कितनी होती है 0.48। जब आप इनको वैल्यू डाल लोगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा माइनस नहीं 1.55 आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपको समझ गया ना किस तरीके से करना है इसके अंदर। उसके बाद ई नॉट ऑफ द सेल की अगर मैं बात करूँ तो ई नॉट ऑफ द सेल दे रखी माइनस 0.06, ई नॉट ऑफ द सेल की बात करते हैं यहाँ पे माइनस 0.06 आ जाएगा, 06 है ये, ठीक है। 0.06 अपॉन एन इज इक्वल टू लॉग P2 बाई P1 आ जाएगा। P2 मेरा क्या हो जाता है, कैथोड के ऊपर आ जाता है, P1 मेरा एनोड के ऊपर आ जाता है, ठीक है। P2 बाई P1 मेरा आ जाएगा। तो P2 बाई जब मैं इसको उल्टा करूंगा तो मेरा माइनस हट जाएगा। ई सेल मेरा कितने आ जाएगा, ई सेल यहाँ पे ई नॉट, आइडियल गैस की बात कर रहा हूँ, तो ई नॉट यहाँ पे नहीं आता। ई सेल कितना आ जाएगा 0.06 डिवाइडेड बाय एन, लॉग मेरा हो जाएगा P1 बाय P2 हो जाएगा। इस तरीके से आपको याद रखना है। इसमें वैल्यू डाल लो, एन कितना आ रहा है मेरा, यहाँ पे एन कितना देखने को मिलेगा, यहाँ पे पीटी प्लेटिनम की मेरे को एन कितना देखने को मिलेगा, +2 है, यहाँ पे 2H प्लस में चल जाएगा, तो मेरे यहाँ पे 2 देखने को मिलेगा, 2 देखने को मिलेगा। यहाँ पे 0.06 अपॉन 2 आ जाएगा। लॉग की अगर मैं बात करूँ, लॉग आपका P2 कितना दे रखा है मेरे को, P2 कितना दे रखा है मेरे को, P2 दे रखा है मेरा P1 कितना दे रखा है 600 डिवाइडेड बाई P2 दे रखा है 420 mm ऑफ Hg। इसको जब डिवाइड करोगे तो आपको जो आंसर आएगा, 0.045 आपका आंसर देखने को मिलेगा। माइनस साइन में नहीं देखने को मिलेगा, आपको प्लस साइन में देखने को मिलेगा। थर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ई नॉट ऑफ द सेल की अगर आपको देखना पड़ेगा तो ई नॉट ऑफ द सेल आपको पता है किस तरीके से निकालते हैं हम, एसओपी ऑफ द ऑक्सीडेशन जहाँ पे होता है ऑक्सीडेशन, और फिर कैथोड के ऊपर एनोड के ऊपर देखने को मिलता है, और एसआरपी आपकी रिडक्शन जो होता है, रिडक्शन जो कि एनोड के कैथोड के ऊपर देखने को मिलती है। तो ई नॉट ऑफ द सेल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आ जाता है एसओपी मेरा ये दे रखा है, ये तो मेरा इसमें क्या दे रखा है, ये मेरा SRP दे रखा है। तो मेरे को इसको SOP करने के लिए इसकी साइन चेंज करने के लिए 0.25 देखना पड़ेगा। इसमें भी मेरे को SRP दे रखा है, तो मेरे को SRP चाहिए 1.50, तो मेरी आंसर कितना आ जाएगा, मेरा आ जाएगा 1.75 आ जाएगा। इस तरीके से मेरा आंसर आ जाएगा, प्लस में 1.75 देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ,
ईएमएफ ऑफ द सेल ई N2 दे रखा है और N2 प्लस दे रखा है आपका 1 मोल और Ag और ये दे रखा है आपको तो ई नॉट पूछ रखा है Na प्लस और Na प्लस से Na कपल रिएक्शन में आपको दे रखा है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। और उसके बाद Ag+2 का भी देगा, ई नॉट पूछ रखा है, बहुत ही आसान तरीके से आप ई नॉट ऑफ द सेल निकाल सकते हो। एसओपी ऑफ ऑक्सीडेशन, एसओपी ऑफ ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा, कौन है ऑक्सीडेशन कर रहा है यहाँ पे देखो, और एसआरपी कौन कर रहा है यहाँ पे देखो। तो एसओपी कौन कर रहा है हमारा, ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन मेरे को एजी देखने को मिल रहा है, ऑक्सीडेशन करेगा क्योंकि ये इस तरीके से यहाँ पे प्लस में जा रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन करते हुए दिखेगा। और Na प्लस जो कि मेरे को रिडक्शन देखने को मिलेगा, तो Ag का कितना दे रखा है और एसओपी कितना आ जाएगा मेरा 0. ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है Ag प्लस, तो मेरा कितना आ जाएगा 0. ऑक्सीडेशन मेरा कौन कर रहा है, ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है, ऑक्सीडेशन मेरा Na माइनस कर रहा है ना, Na प्लस यहाँ पे ऑक्सीडेशन करते हुए दिख रहा है, तो ये एसआरपी दे रखी है। एसओपी के लिए मेरे को इसकी माइनस साइन बतानी करिए, 0.25 आ जाएगा। और एसआरपी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे प्लस कितना आ जाएगा, एसआरपी ऑफ Ag+2 की 0.8 आ जाएगा। तो इसको जब ऐड करोगे तो आपका आंसर कितना है 1.05 वोल्ट, ई नॉट की आंसर आ जाएगी। मेरा आंसर क्या आ जाएगा 1.05 वोल्ट, मेरा थर्ड आंसर यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इसके जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा लेंथी होते हैं, इनको बस करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, ऐसा होता है इनके अंदर, ठीक है। यहाँ पे ई सेल पूछ रखा है, तो ई सेल का फॉर्मूला डायरेक्ट डाल दो। ई सेल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आ रहेगा ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.06/n की वैल्यू आ गई लॉग प्रोडक्ट अपॉन, यहाँ पे प्रोडक्ट जो होता है मेरा प्रोडक्ट यहाँ पे एनोड के ऊपर होता है, एनोड के ऊपर अपॉन रिएक्टेंट जो कि मेरा कैथोड के ऊपर होता है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, कैथोड के ऊपर होता है, प्रोडक्ट आपका एनोड के ऊपर होता है, तो ये आ गया। तो इसमें लॉग के अंदर वैल्यू क्या लिखोगे, Ng2 प्लस आपका इसका यहाँ पे देखने को मिलेगा, और यहाँ पे Ag प्लस का आपको कैथोड के ऊपर रिडक्शन देखने को मिलेगा, तो Ag+2 का होल स्क्वायर क्यों आ गया, यहाँ पे 2 देखने को मिल रहा है स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो जब इनकी वैल्यू आप डालोगे, इनकी पूरी वैल्यू डालने के बाद आपको अप्रोक्सीमेटली आपका जो आंसर आएगा 2.96 आएगा, माइनस में नहीं आएगा प्लस में आएगा, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करोगे, बहुत ज्यादा लेंदी आ जाएगा। सॉल्व डालो, ई नॉट की वैल्यू दे रखी है और इसकी एन कितना आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 आ जाएगा मेरा एन। लॉग की पी नॉट एनोड के ऊपर डाल दो, पी नॉट ऑफ द एनोड के ऊपर डाल दो आप 0.130 और कैथोड के ऊपर रिएक्टेंट के 0.0001, तो ये तो आसानी से आप कर लोगे। नेक्स्ट करते हैं, व्हाट विल बी द ईएमएफ ऑफ द सेल गिवन दिस रिएक्शन दे रखा है मेरे को, ईएमएफ ऑफ द सेल पूछ रहा है, तो ई सेल की आ जाती वैल्यू मेरी -RT NF, मतलब 0.6, इसको हम 0.06 लिखते हैं, लॉग कैथोड अपॉन एनोड होता है, ये माइनस में जब होता है ये ई नॉट ईएमएफ ऑफ द सेल, ठीक है। जब ईएमएफ ऑफ द सेल आप जब रिवर्स करते हो तो माइनस साइन हट जाता है, तो RT NF आ जाएगा, लॉग एनोड अपॉन कैथोड आ जाएगा, क्या आ जाएगा एनोड अपॉन कैथोड, तो मतलब P1/P2 आपको देखने को मिलेगा। अगर माइनस साइन नहीं है तो यहाँ पे यही आंसर जाएगा P1/P2, ठीक है। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, दो फॉर्मूले इसके बारे में। इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल बिकम इक्वल टू द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल व्हेन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कंसंट्रेशन रेशियो क्या होगा, तो आपका ये आपका अगर ई क्या बोल रहा है, ई और ई नॉट सेल को आपको इक्वल करना है, तो ई नॉट सेल कैसे इक्वल होगा 0.06 n आ जाएगा, और लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट देखने को मिलेगा आपको, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द रेशियो इज, तो ये जब मेरा वैल्यू जब मेरा 0 आएगा तब जाके मेरे ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, तो लेस देन और इक्वल टू 0, तो क्या जाएगा इक्वल टू 1 अगर देखने को मिलेंगे, हाँ इक्वल टू 1 और 0 भी देखने को मिलेगा, तो आपको आंसर ई नॉट माइनस देखने को रिएक्टेंट को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम, ई नॉट ऑफ द सेल की इसकी वैल्यू देख लो, इसमें आ जाता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट आ जाता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट जहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो मेरे को यहाँ पे ये प्रोडक्ट देखने को नहीं गलत है, ये प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है, ये रिएक्टेंट देखने को मिल रहा है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, थर्ड आंसर, ठीक है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करते हैं, हमारे अमंग द फॉलोइंग सेल्स लेंसिटल सेल आई, निक्लियम कैडमियम सेकंड, और लेड स्टोरेज बैटरी थर्ड, मर्क्यूरी फोर्थ, और हमारा प्राइमरी सेल, तो इनके अंदर जो हमें क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी सेल, तो प्राइमरी सेल कौन है हमें ये चीज बतानी है। तो आपकी जो है अगर मैं बात करूँ जो प्राइमरी सेल होती है तो इनके अंदर कॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिलेगा, तो लैंसिटल सेल में आपको कोई भी कॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिलेगा, तो ये प्राइमरी सेल होगी मेरी। यहाँ पे मर्क्यूरी सेल जो होती है मेरी, यहाँ पे भी मर्क्यूरी सेल जो होती है मेरी, इनके अंदर कोई भी कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, 1 और 4 आंसर आ जाएगा। निकल कैडमियम इनके अंदर आपको दो चीजें देखने को मिलती है, इनके अंदर कॉम्बिनेशन से बनती है, तो हमारे सेकेंडरी सेल है ये भी मेरी सेकेंडरी सेल है, तो मेरा फर्स्ट और फोर्थ आंसर यहाँ पे आ गया। व्हेन द लेड स्टोरेज बैटरी इज चार्ज इट एक्ट एज, जब हमारी लेड स्टोरेज बैटरी को हम चार्ज करते हैं तो चार्जिंग के टाइम पे ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करती है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो व्हाट इज द करेक्ट अबाउट द फ्यूल सेल के बारे में आपको करेक्ट क्या बताना है, तो कंटिन्यूसली रन अलोंग द फ्यूल्स आर द सप्लाइड, ठीक है, सेल कंटिन्यूसली फ्लो करते हैं, दिस आर द मोर इफिशिएंट एंड फ्री फ्रॉम द पोल्यूशन, यस मोर इफिशिएंट है लेड स्टोरेज, आपको पता होना चाहिए मोर इफिशिएंट है और पोल्यूशन से बचाता है। दिस आर यूज्ड इन प्रोवाइड पावर एंड ड्रिंकिंग वाटर इन एस्ट्रोनॉट इन द स्पेस प्रोग्राम, यस आपको लेड स्टोरेज स्पेस प्रोग्राम में देखने को मिलेगा,
ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दिस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ एन एग्जांपल ऑफ सिंपल फ्यूल सेल, सिंपल फ्यूल सेल का अगर एग्जांपल आपको चाहिए तो O2H2 में देख लो, O2 और H2O2 में देख लो, H2O2 में आपको सिंपल फ्यूल सेल का एग्जांपल देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट द एनर्जी फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ द फ्यूल सेल डायरेक्टली टू द इलेक्ट्रिकल सेल, तो ऐसे कौन से हैं जो हमारे डायरेक्टली फ्यूल सेल से कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो ऐसे कौन से सेल होते हैं हमारे, बताइए कौन से सेल होते हैं, फ्यूल सेल होते हैं, कौन से होते हैं हमारे, फ्यूल सेल होते हैं, फ्यूल को डायरेक्टली करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट बात आ जाते हैं रिएक्शन ऑकरिंग इन द कैथोड ऑफ द हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल विल बी, फ्यूल सेल की अगर मेरे को बात करिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बता दी, तो यहाँ पे H2 का क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एट एनोड, एनोड के ऊपर, और O2 का क्या होना चाहिए, रिडक्शन, रिडक्शन एट कैथोड, कैथोड के ऊपर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है, तो जिसमें भी देखने को मिलेगा, तो मेरे को यहाँ पे इस रिएक्शन में देखने को मिल रहा है, यहाँ पे इस रिएक्शन में ये दोनों चीजें फॉलो हो रहा है, तो ये रिएक्शन का फोर्थ आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं एथ क्वेश्चन की, हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी गिवन बाय द फॉलोइंग रिएक्शन इज इतना, तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड पोटेंशियल कितना होगा, तो यहाँ पे मेरे को डेल्टा जी नॉट पूछ रहा है, डेल्टा ई नॉट देकर, तो डेल्टा ई नॉट और ई नॉट सेल दे रखा, तो डेल्टा जी नॉट की निकाल लो, माइनस एन एफ ई नॉट सेल आ जाएगा मेरा आंसर, तो एन कितना आ जाएगा मेरे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 दे रखा है। स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी आपको दे रखी है, ये चीज दे रखी है, इसके गिव्स फ्री एनर्जी आपको -210 किलो जूल दे रखी है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। एन गिव्स फ्री एनर्जी -210 दे रखी है, और एन एफ कितना होता है 96500 हो जाता है, और ई सेल ई नॉट सेल जब आप करोगे तो आपको ई नॉट सेल आपको कितना आ जाएगा +1.05 आपको देखने को मिलेगा, तो ये चीज आप कर लोगे, डेल्टा जी नॉट से माइनस से ये वाला माइनस कट हो जाएगा, तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, विच वन इज अ प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल की अगर मैंने बात की थी जिसके अंदर कोई भी दूसरा इलेक्ट्रोड प्रेजेंट नहीं होता, तो लेंसिटल सेल जिसकी हमने बात की थी, एक ही सेल इनके अंदर प्रेजेंट होता है। नेट फ्यूल ऑफ द नेट फ्यूल सेल, जो कि रिएक्शन नेट फ्यूल सेल आपको देखने को मिलेगी, वहां पे आपको O2 और H2 का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, जहाँ पे भी देखने को मिलेगा जो जीरो से अपने आपको कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट में लेके जाएंगे, तो O2 मेरा H2 प्लस में वन में हो जाएगा, और ये मेरा -2 में देखने को मिल रहा है, मेरा थर्ड आंसर नेट फ्यूल सेल रिएक्शन देखने को मिल रही है। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, द हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रोड यूज एज, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो कि हमारा कहाँ पे यूज करते हैं, पीटी में, क्योंकि इनर्ट गैस होता है, कैसा होता है, ये इनर्ट होता है, इसलिए इसको हम प्लैटिनियम को यूज करते हैं फ्यूल सेल के अंदर। व्हेन द लेड स्टोरेज बैटरी इज डिस्चार्ज देन, यहाँ पे लेड स्टोरेज बैटरी डिस्चार्ज कब होती है, जब आपका सल्फ्यूरिक एसिड बनना शुरू हो जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड का जो है कंजप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, जब इनके बारे में देखने को मिलेगा तो आपको डिस्चार्ज होती हुई दिखेगी, तो क्या आ जाएगा मेरा आंसर, फोर्थ आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम इलेक्ट्रोलाइसिस इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के अंदर आपको इलेक्ट्रोलाइसिस देखने को मिलेगी, तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको पता ही रखा है कि मैंने, आपका ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, आपका ऑक्सीडेशन होता है एनोड के ऊपर, एनोड के ऊपर, रिडक्शन मेरा आपका कैथोड के ऊपर होता है, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं हम, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट द नंबर ऑफ द आयन प्रोड्यूस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे द नंबर ऑफ आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, मेरा तो इलेक्ट्रोलाइट नंबर ऑफ आयंस की अगर बात करें तो क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक, कितनी क्वांटिटी हमारी इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है इसके ऊपर प्रोपोर्शनल होता है, तो जो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइसिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, थर्ड आंसर जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो पैसेज ऑफ द करंट लिबरेट H2 एट कैथोड एंड Cl2 एट एनोड द सॉल्यूशन इज, तो यहाँ पे मेरे को वो बताना है कि कैथोड में जो है करंट लिबरेट H2 एट कैथोड, कैथोड के ऊपर Cl2 एट एनोड सॉल्यूशन, तो किस चीज में देखने को मिलेगा, तो आपको अगर मैं Cu और SO4 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे Cu और SO4 की अगर मैं बात करूँ तो Cu की अगर मैं बात करूँ Cu प्लस और H प्लस में कौन सा डिस्चार्ज होगा, Cu डिस्चार्ज होगा, क्योंकि H प्लस इसकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में H प्लस से ये ऊपर जाता है, तो यहाँ पे Cu डिस्चार्ज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे NaCl की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे Na प्लस और H प्लस की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर, तो Na प्लस की जगह पे यहाँ पे H प्लस डिस्चार्ज होगा, क्योंकि Na प्लस की जो SRP है वो ज्यादा होती है, SRP ज्यादा होती है H प्लस से, तो यहाँ पे आपको कौन डिस्चार्ज होते हुए दिखा है, H प्लस, ऊपर कौन दिख रहा था आपको Ca प्लस, क्योंकि यहाँ पे H प्लस की जो SRP होती है SRP ज्यादा होती है, तो आपको पता है ना कि H से ये पहले मिलता है, डाउन द ग्रुप SRP बढ़ती है इनकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो ये चीज आ जाती है, तो आपको देखने को मिलेगा, तो Ca प्लस जो है यहाँ पे करता है, यहाँ पे H प्लस करता है, तो हमारा यही आंसर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे H प्लस मिल जाएगा और Cl माइनस मेरे को यहाँ से देखने को मिलेगा एनोड के ऊपर, तो मेरा थर्ड आंसर जाएगा। इसमें भी देखने को मिल जाता, पर इसमें भी Cu आपका, दोनों में भी Cu आपका डिस्चार्ज हो जाएगा H प्लस की जगह पे, क्योंकि H प्लस की SRP Cu से ज्यादा होती है, थर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस CuSO4 प्रोड्यूस द, तो आपके जो इलेक्ट्रोलाइसिस CuSO4 की जब होती है तो आपका क्या करता है, तो CuSO4 क्या करता है, डिक्रीजिंग पीएच क्या हो जाता है, यहाँ पे डिक्रीजिंग पीएच क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे डिस्चार्ज
यहाँ पे जो अगर मैं बात करूँ CuSO4 की, अगर मैं बात करूँ तो Cu और H प्लस की अगर मैं बात करूँ तो Cu और H प्लस में मेरा कौन डिस्चार्ज हो रहा है, Cu डिस्चार्ज हो रहा है। और SO4 और H प्लस की अगर मैं बात करूँ तो SO4 और OH माइनस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये डिस्चार्ज हो रहा है। तो डिस्चार्ज में यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिडक्शन एट कैथोड देखने को मिलेगा आपको, रिडक्शन एट कैथोड, कैथोड के अंदर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे डिस्चार्ज आफ्टर द एनोड, यहाँ पे डिस्चार्ज आफ्टर द एनोड के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये दोनों डिस्चार्ज हो जाएंगे, सी और OH माइनस यहाँ पे निकल जाएंगे। तो ये जो कंपाउंड बचा कौन रहेगा हमारा, SO4 अगर रिमेन बच गया यहाँ पे, SO4 माइनस अगर आपका रिमेन हो जाएगा तो ये हमारा एसिडिक नेचर का, कैसा है, एसिडिक नेचर का है। तो इसके वजह से क्या हो जाता है, तो पीएच एसिडिक नेचर में आपको पता है पीएच कम हो जाती है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिक्रीज हो जाएगा पीएच हमारा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन नॉट ऑब्टेन इलेक्ट्रोलाइसिस इन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट। तो अगर मैं बात करूँ तो जो हमारा मैग्नीशियम है तो ऊपर पाया जाता है, तो ये तो हमारा कैथोड पर डिस्चार्ज नहीं होगा, तो ये हमारा कैथोड के ऊपर डिस्चार्ज आपको होने से रहा, तो इसलिए इसका जो है मेटल क्या है, एक्वा सॉल्यूशन में आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये चीज हमारा मैग्नीशियम आ जाता है। उसके बाद बाकी सब की जो है यहाँ पे ऊपर पाया जाता है, तो इसका डिस्चार्ज होना पॉसिबल नहीं है, तो ये नहीं होता है, कैथोड के ऊपर डिस्चार्ज नहीं होता है, मैग्नीशियम नहीं होता है यहाँ पे, H प्लस हो जाता है। तो ये बाकी सब H प्लस से ऊपर देखने को मिलेंगे आपको, इनके SRP कम देखने को मिलेगी H प्लस से, तो ये डिस्चार्ज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं, यहाँ पे एक्वा सॉल्यूशन दे रखा है आपको, Au+3 Cu प्लस और Ag+Cl माइनस इलेक्ट्रोलाइज यूज एज इनर टिलर, वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखी है, रिडक्शन पोटेंशियल की आपकी वैल्यू दे रखी है। तो आपको पता देना चाहिए कि अगर मैं बात कर रहा हूँ आपको, तो ये जो हमारा लिथियम की अगर यहाँ पे बात कर रहा है तो ये डिसोसिएटेड नहीं होता, ये तो डिसोसिएट होता ही नहीं है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, डिसोसिएट होता ही नहीं है। उसके बाद AU, AG और CU की अगर बात करोगे तो इसमें AU की सबसे ज़्यादा SRP होती है, एसआरपी आप क्वेश्चन में भी दे रखी होगी, एसआरपी सबसे ज्यादा होती है और सीयू की सबसे एसआरपी कम होती है, तो इसका सबसे कम डिस्चार्ज होगा, तो यहाँ पे डिस्चार्ज क्या होगा, सबसे कम डिस्चार्ज होगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी ये सबसे कम डिस्चार्ज होगा, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो इंक्रीजिंग वोल्टेज सीक्वेंस इन डिपोजिशन ऑफ मेटल इन कैथोड विल बी, तो आपको इन तीनों में ही आपको देखने को मिलेगा, इस लिथियम तो आपका दिखाता ही नहीं है, तो ये आंसर मेरा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, AU Hg और Cu आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, फेराडे लॉ ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस इज फेल्स व्हेन, जब हमारा फेराडे लॉ कब फेल होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने पे फेल होता है क्या, नहीं। इनर्ट इनर्ट इलेक्ट्रोलाइसिस के ऊपर फेल होता है क्या, नहीं। मैक्सिमम इलेक्ट्रोलाइट इज यूज यहाँ पे भी नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नन ऑफ दिस। क्या होता है, फेल इन सब चीजों में नहीं होता है, इंक्रीज करोगे तो फेराडे लॉ आपको इलेक्ट्रोलाइसिस दिखाएगा। इनर्ट इलेक्ट्रोड लोड्स इनके अंदर नहीं यूज होते हैं, मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट भी इनके अंदर देखने को नहीं मिलते, तो यूज नहीं होते इनके अंदर फेराडे लॉ में, तो इनके अंदर नॉन ऑफ दिस देखने को मिले। व्हेन सेम इलेक्ट्रिक करंट इज पासेस थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइसिस इन सीरीज के अंदर अमाउंट ऑफ एलिमेंट डिपोजिशन इन इलेक्ट्रॉन आर इन द रेशियो ऑफ देयर, तो जितना भी करंट अगर आप पास करोगे तो M1/M2 की अगर यहाँ पे बात कर रहा है तो यहाँ पे E1/E2 आ जाता है आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से, तो ये इक्विवेलेंट टू द मोलर मास, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाता है हमारा, इक्विवेलेंट टू द मासेस, इक्विवेलेंट मासेस देखने को मिलते हैं आपको, ठीक है। इक्विवेलेंट मासेस के ऊपर आपको इनका प्रोपोर्शनल रेशियोज ऑफ देयर इक्विवेलेंट मासेस के ऊपर ये देखने को मिलेगा। डिजायर्ड अमाउंट ऑफ द चार्ज ऑब्टेन इन 1 मोल एल्यूमिनियम से फ्रॉम एल्यूमिनियम+3 से अगर आपको लाना है, तो आपको पता होगा कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जब मैं इसका निकालूंगा तो वेट ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ एल्यूमिनियम हमारे यहाँ पे आ जाएगी। तो वेट कितना दे रखा है मेरे को, यहाँ पे वेट दे रखा है क्या, कुछ यहाँ पे नहीं दे रखा, तो ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन एन फैक्टर निकाल लो इसका, तो इसका ग्राम मोलर मास ई नॉट, तो ई नॉट कैसे निकालोगे, ई नॉट ऑफ एल्यूमिनियम कैसे निकालोगे, ग्राम ऑफ ग्राम एटॉमिक वेट आ जाएगा इसके अंदर, डिवाइडेड बाय एन नंबर ऑफ मोल्स, एन नंबर ऑफ मोल्स देखने को मिलेंगे, तो कितना ग्राम एटॉमिक वेट इसका हो जाता है 27, और एल्यूमिनियम का 27 पे देखने को मिलेगा, और ये 3 से डिवाइड होगा, तो कितना 3 इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है ना आपको, तो ये कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और उसके बाद 9 आ जाएगा। वेट ऑफ द एल्यूमिनियम कितना निकालोगे आप, वेट ऑफ द एल्यूमिनियम जब निकालोगे इसका एटॉमिक एटम नंबर से है तो आपने कर लिया एटम नंबर बाय एन, एटॉमिक वेट इसका जब निकालोगे तो आपको 13.5 देखने को मिलेगा इसका एटॉमिक वेट, डिवाइडेड बाय ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर रहा हूँ मैं, डिवाइडेड बाय 9 जब करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 1.5 आंसर मिलेगा। तो जब आप एक ग्राम डिपॉजिट करोगे तो आपको 1 फैराडे मिलता है, जब आप 1.5 ग्राम डिपॉजिट करोगे तो कितना फैराडे मिलेगा, 1.5 इंटू एफ कितना मिलेगा, 1.5 आपको एफ मिलेगा। तो कितना आंसर आ जाएगा, 1.5 को क्या लिख सकते हो आप, 1.5 को क्या लिख सकते हो, 1.5 को 9 into 96500 आपका आंसर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 10 कर दो, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो 3/2 आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो 1.5 फैराडे आपको देखने को मिलेगा। किधर है इसका आंसर दे रखा है क्या, 3/2 आना चाहिए यहाँ पे, 3/2 ऑप्शन में कर लो, यहाँ पे 3/2 आना चाहिए, 3 इंटू मेरा आंसर आ जाएगा 4th, ठीक है, ऑप्शन गलत होगा।
When the electricity passes through the solution is इतना ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिट द नंबर ऑफ द फेराडेज मस्ट बी। तो आपको मैंने पहले भी बता दिया, अगर 1 ग्राम ऑफ द डिपोजिशन में अगर 1 फेराडे बन रहा है तो इतने ग्राम में कितना बनेगा, तो इतने ग्राम में 1 ग्राम इलेक्ट्रिसिटी में कितना फेराडे बनेगा, तो 3.5 ग्राम में आपका फेराडे को आप क्या करोगे यहाँ पर इंटू करोगे। ठीक है, तो आपको आंसर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम 1 फैराडे ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे अगर आपको 1 फैराडे ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी व्हेन पासेस थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ द कॉपर सल्फेट तो डिपॉजिट, तो इसमें आपको क्या मिलेगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट, इनके अंदर 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सीयू देखने को मिलेगा। तो आपका फोर्थ आंसर आ जाएगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सीयू देखने को मिलेगा। व्हेन द व्हाट द करंट स्ट्रेंथ इज इन एम्पेयर विल बी रिक्वायर्ड टू लिबरेट द 10 ग्राम ऑफ क्लोरीन फ्रॉम द सोडियम क्लोराइड। इसमें 10 अगर आपको करंट स्ट्रेंथ एम्पेयर देखने को मिलेगा तो 10 ग्राम ऑफ द क्लोरीन सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में 1 आवर के अंदर आपको कितना देखने को मिलेगा। तो ये चीज पूछ रहा है। तो 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 1 आवर में अगर मैं बात करूँ तो 3600 सेकंड्स होते हैं हमारे। ठीक है, 3600 सेकंड्स होते हैं। तो इसके अंदर क्या बोल रहा है, किसकी बात कर रहा है, सोडियम क्लोराइड NaCl माइनस में, तो अगर इसको मैं क्लोराइड में डाल दूं तो ये हाफ क्लोराइड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप इनके मोल्स को कंटिन्यू नहीं करोगे तो वेट कितना आ जाएगा मेरा, वेट की मतलब यहाँ पे जो है मेरा फेराडे लॉ को, अगर मैं फेराडे लॉ को हम W से डिनोट करते हैं ना, तो इसका फेराडे लॉ क्या आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा वेट, इसका ग्राम एटॉमिक वेट एटॉमिक मास इंटू आई इंटू टी, आई हमारा करंट हो गया यहाँ पे, डिवाइडेड बाय एन इंटू एफ। तो जब इसके फॉर्मूले में आप जब डालोगे तो इसका आपको आई देखने को मिलेगा। वेट दे रखा है आपको, इसके अंदर करंट पूछ रखा है, करंट की स्ट्रेंथ कितनी आ जाएगी, तो 7.55 एम्पियर आ जाएगी। तो इसका फॉर्मूला प्लीज याद रखना। इसका फॉर्मूला जो है हमारा वेट फेराडे लॉ का W जो है हमारा रिप्रेजेंट करता है वेट ऑफ द सब्सटेंस इन द ग्राम इज इक्वल टू ई इंटू ई जो है हमारा, ई यहाँ पे क्या डिफ्रेंशिएट करता है यहाँ पे, ई आपका यहाँ पे आ जाएगा मोलर मास जेड आ जाएगा। ये जो होता है हमारा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट हो जाता है आई इंटू टी आ जाएगा, NF आ जाएगा इनके अंदर। ठीक है, तो ई जो ई की जो बात कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए ई जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाता है। तो ये आपको प्लीज याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये जो फॉर्मूला है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखा, हाँ देखो करंट दे रखा है, वेट पासिस थ्रू द अमाउंट ऑफ सीयू डिपोजिशन में को यहाँ पे वेट पूछ रखा है। तो वेट की अगर मैं बात करूँ, वेट आ जाएगा ग्राम एटॉमिक मास इसका आ जाएगा इंटू आई इंटू टी आ जाएगा, आई इंटू टी करोगे डिवाइडेड बाय NF करोगे, क्या आ जाएगा NF करोगे। जब आप इसको ऐसे करोगे तो आपको इसके अंदर वैल्यू डालोगे तो 0.25 ग्राम आपको देखने को मिलेगा। ये फॉर्मूला प्लीज याद रखना, ये बहुत बार पूछा जाता है। इसमें भी आपका जो है मैंने बता दिया 7.55 एम्पियर आंसर आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे क्या हमारा बात कर रहा है 3 फैराडे ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे पास होता है। यहाँ पे 3 फैराडे ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी आर पासिस थ्रू द मोल्टन स्टेट आपको देखने को मिलेगी। तो सॉल्यूशन ऑफ द, तो यहाँ पे दे रखा है एक्वा सॉल्यूशन ऑफ Al2O3 CuSO4 molten set NaCl then taken 3 different electrolytic cell, the amount of Al Cu और Na deposition at the cathode will be रेशियो कितना आपको बता रहा है। तो आपको रेशियो बताना अगर हो जाएगा तो 1 मोल 1.5 मोल और 3 मोल आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। कैसे आएगा, बहुत ही ईजी है, ग्राम इक्विवेलेंट के फॉर्मूले डाल दो, मोल इंटू एन फैक्टर कर दो, एन इंटू एन फैक्टर कर दो, तो आपको इनके मोल इक्विवेलेंट देखने को मिल जाएंगे, मोल्स इनके पता चल जाएंगे। ग्राम इक्विवेलेंट आपको दे रखा है, ग्राम इक्विवेलेंट कितना दे रखा है आपको, ग्राम इक्विवेलेंट कितना दे रखा है 3 दे रखा है, क्योंकि 1 ग्राम में 1 फैराडे होता है, तो 3 फैराडे में कितना 3 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट देखने को मिलेगा। सब में 3 3 है, सबकी 3 3 डाल दो, मोल्स आपके आ जाएंगे, सब में एन फैक्टर का डिवाइड करो तो सबका आपको देखने को मिलेगा। तो ये आ जाएगा मेरा 1 मोल 1.5 मोल और 3 मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे आपको 1 ग्राम ऑफ द M+2 देखने को मिला डिस्चार्ज बाय पासिंग थ्रू द 1.81 इलेक्ट्रॉन्स के पासिंग एटॉमिक वेट ऑफ द मेटल। तो यहाँ पे जो है मैंने मास का फॉर्मूला निकाला, मास 1 ग्राम एटॉमिक वेट एटॉमिक मास इंटू आई इंटू टी डिवाइडेड बाय NF आ गया। आई इंटू टी को हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन के 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होता है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने देर का 1.81 इंटू 10 की पावर 22। ये आंसर आ जाएगा। ग्राम एटॉमिक वेट आपको निकालना है, कितना अमाउंट 1 ग्राम में पूछा गया है, और 1 ग्राम में आपको दे रखा है ग्राम एटॉमिक वेट निकालना है। एन से इंटू कर दो NF को और डिवाइड कर लो इसको 1.81 इंटू 10 की पावर -21। ठीक है, माइनस नहीं है 22 प्लस में ही है, इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10 की पावर -19 आ जाएगा, और इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, इक्वल टू क्या आ जाएगा ग्राम एटॉमिक
मास आपको देखने को मिलेगा। तो कितना आ जाएगा 66.7 आपको आंसर देखने को मिलेगा, जो आपको आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको इसका आंसर देखने को मिलेगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ पे आपका जो है पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो रिवीजन है यहाँ पे खत्म हो गया कंसेप्ट के साथ। पूरा कंसेप्ट यहाँ पे बता रखा है और इसका हम शॉर्ट नोट भी बकायदा आपको जल्दी ही आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर देंगे। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।